नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की आगामी परीक्षा को देखते हुए मेरे दोस्त मैं आज से इसके साथ समान विज्ञान के जितने सारे प्रश्न बनते हैं मेरे दोस्त, केमिस्ट्री के मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। फिजिक्स का तो मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना ही चुका हूँ और आज केमिस्ट्री चालू हो रहा है। केमिस्ट्री के 4 से 5 पार्ट में मैं जितने सारे प्रश्न हैं मैं 4 से 5 पार्ट में आपको पूरे के पूरे प्रश्न को कराऊंगा मेरे दोस्त। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने सारे प्रश्न हैं आपको एग्जाम खत्म होने से पहले मैं आपको करा दूंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना है मेरे दोस्त, और एक एक दिन करके एक एक पार्ट वीडियो आती जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं एक दिन में 2 पार्ट में वीडियो लेकर आऊँगा और आपको ज़रूर प्रश्न करा ही दूंगा मेरे दोस्त एग्जाम से स्टार्ट होने से पहले। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे, आप उस वीडियो का आनंद ले सकें। तो चलिए मेरे दोस्त, और एक नोटिफिकेशन और है मेरे दोस्त कि जिन बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी की सिकंदराबाद बोर्ड से, हाजीपुर बोर्ड से और वेस्टर्न रेलवे मुंबई बोर्ड से 3 बोर्ड से एग्जाम अगर भरे होंगे फॉर्म, तो आज उनका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मेरे दोस्त कि आपका कब एग्जाम है और कौन सा सिटी में एग्जाम है। तो आप देख भी लीजिएगा, और देख के मेरे दोस्त आपको देख कर सिर्फ सोना नहीं है, आपको पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देते रहना है। हो सकता है कि पहले आप सिकंदराबाद और हाजीपुर वेस्टर्न रेलवे का पहले एग्जाम है मेरे दोस्त 17 से 25, तो आपको हो सकता है कि 17 अगस्त को ही एग्जाम हो। आप देखिए और उसी के अनुसार तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए चालू करते हैं। आज हम पहला मोटिवेशनल कोट के साथ। आज जो 6 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कल वो 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। देखिए दोस्त, छोटी सी मोटिवेशनल कोट है लेकिन कितनी क्विट है। देखिए, आज जो 6 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। तो आपको मेरे दोस्त 12 घंटे काम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार रहना है, वो भी हमारे साथ। कोई आपको अकेले पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। और हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ अगर जो भी उससे साथ कॉन्सेप्ट बनते हैं और उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको पूरी के पूरी प्रश्न को कराने का कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। बस आपको वीडियो में बने रहना है। और अगर आपको वीडियो हमारे दिल को छूता है तो बस वीडियो को एक शेयर और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा भी नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कहाँ पर कमी आई और किन बच्चों ने डिसलाइक कर दिया है। तो चलिए मेरे दोस्त, पहले इस क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है कि ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है। ठोस के कणों के संदर्भ में से निम्न में से क्या सही है। ऑप्शन मेरा है कि वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, या फिर उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, या फिर व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या फिर उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो पहले ऑप्शन की ओर हम फोकस करेंगे। वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, तो गतिशील की बात की जाए मेरे दोस्त, ठोस के संदर्भ में पूछ रहा है। किसको? तो ठोस के संदर्भ में। तो गतिशील की बात की जाए, यानी कि गतिज ऊर्जा की बात की जाए मेरे दोस्त, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस में होती है? गैस में होती है, और इसके बाद द्रव में, और इसके बाद ठोस में। तो गतिशील तो सबसे ज़्यादा ठोस का होगा नहीं, तो ऑप्शन मेरा क्या हो गया? पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। वो बोल रहा है कि उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, तो बड़े अंतराल यानी कि अंतर आणविक स्थान। तो अंतर आणविक स्थान मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका होता है? गैस का होता है, इसके बाद द्रव का होता है, इसके बाद ठोस का होता है। तो ये भी ऑप्शन जो है मेरा दूसरा वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और देखिए लास्ट वाला ऑप्शन देखिए कि उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो आकर्षण बल की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसका होता है? ठोस का होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल ठोस का होता है, लेकिन इनमें लिखा हुआ है कि इनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। नहीं, तो ठोस में सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। तो ये भी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। क्या हो जाएगा? व्यवस्थित तरीके से विन्यासित हो जाते हैं। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो अम्लीय वर्षा होती है SO2 के कारण, या फिर SO2 और NO2 के कारण, या फिर SO2 या फिर NO2, या फिर A और B बोथ। तो देखिए मेरे दोस्तों, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो देखिए आपको देखना है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। अम्लीय वर्षा होती है SO2 भी अगर रहता है ऑप्शन में तो वो भी सही है, और SO2 और प्लस में यानी कि और में NO2 रहेगा तो वो भी सही है। या में नहीं चलेगा, SO2 या NO2 बिल्कुल गलत हो जाएगा। SO2 रहेगा चलेगा, SO2 और NO2 रहेगा ये भी चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो A और B बोथ, यानी कि D इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो मेरे दोस्त अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? तो 5 अवस्था। कितनी अवस्था मेरे दोस्त? 5 अवस्था। कौन कौन? मैं आपको बता दूं। पहला होता है
ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस और चौथा क्या हो जाता है प्लाज्मा और पांचवा हो जाता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा पदार्थ की 5 अवस्था तय की गई है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं मेरे दोस्त कि प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या फिर निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या फिर निश्चित आयतन नहीं होता है और प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूब्स के द्वारा 1879 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम क्रूब्स के द्वारा 1879 ईस्वी में। लेकिन प्लाज्मा नाम किसने दिया था? तो इरविंग लेग म्यूडर ने दिया था। किसने दिया था? इरविंग लेग म्यूडर ने दिया था। और पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लाज्मा का तापमान अगर आपसे पूछता है तो प्लाज्मा का तापमान लगभग कितना होता है? 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना प्लाज्मा का तापमान होता है? लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस। और एक और क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और तारों की ऊष्मा जो होती है किसके कारण होती है? तो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों में ऊष्मा जो होती है किसके कारण? तो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन से अभी तक जितने फैक्ट जुड़े हुए थे मैं आपको बता दिया हूं। आगे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है? पूछ रहा है कि नीचे दी गई आकृति से क्या अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो देखिए पहले आकृति देखिए सॉलिड यानी कि ठोस की आकृति दिया हुआ है, लिक्विड यानी कि द्रव की आकृति यहाँ पर दिया हुआ है, गैस का आकृति दिया हुआ है और पदार्थ की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा की आकृति दिया हुआ है। और चलिए इसके ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। बोल रहा है कि आकृति से क्या अनुमान हम लोग नहीं लगा सकते हैं, नहीं पर हमको ध्यान देना है। तो चलिए ऑप्शन की ओर सीधा चलते हैं। ऑप्शन में क्या है? पदार्थ की चारों अवस्था की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। तो पदार्थ की चारों अवस्था की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। अगर देखी जा सकती है मेरे दोस्त तभी तो दिखाई गई यहाँ पर ठोस की, यहाँ पर द्रव की, यहाँ पर गैस की और यहाँ पर प्लाज्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वो बोल रहा है कि क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा बिल्कुल राइट हो गया मेरे दोस्त। पदार्थ की चौथी अवस्था देखी जा सकती है, चारों अवस्थाओं को। फिर दूसरा बोल रहा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो मेरे दोस्त अभी मैं क्या बताया था कि प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या फिर निश्चित आयतन नहीं होता है। क्या होता है? प्लाज्मा का एक निश्चित कोई आकार नहीं होता है और निश्चित आयतन भी नहीं होता है। और यहाँ बोल रहा है कि प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। और हमसे गलत ही तो पूछ रहा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इस क्वेश्चन को गलती ही पूछ रहा था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। और आगे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। यह आकृति पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को दर्शाती है। हाँ, पदार्थ की चौथी अवस्था भी हमको बताया भी था कि पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा ही है। आगे चलते हैं। आकृति पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो हाँ, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गलती पूछ रहा था तो गलती बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है कि डॉट डॉट में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो अभी मैं क्या आपको बताया था मेरे दोस्त कि देखिए हम आपको बता देते हैं कि विसरण, 3 चीज, विसरण देखेंगे आप और अंतर आणविक स्थान देखेंगे और गतिज ऊर्जा देखेंगे। बस 3 चीज आपको देखना है, विसरण, अंतर आणविक स्थान और गतिज ऊर्जा। ये तीनों के तीनों सबसे अधिक किस में होती है मेरे दोस्त? गैस में होती है। किसमें? यहाँ पर पूछ रहा है विसरण का, अगर अंतर आणविक स्थान भी पूछता या फिर गतिज ऊर्जा भी पूछता तो सबसे ज्यादा हो जाएगा गैस का, इसके बाद द्रव का और सबसे कम ठोस का। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ देता है घनत्व किसका ज्यादा होगा, आकर्षण बल किसका ज्यादा होगा, प्रत्यास्था किसका ज्यादा होगा, ससंजक बल यानी कि आकर्षण बल, संजक बल, प्रत्यास्था और घनत्व, ये चारों सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्त किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा ठोस का हो जाएगा। लेकिन गतिज ऊर्जा और अंतर आणविक स्थान और विसरण सबसे ज्यादा किसका होता है मेरे दोस्त? गैस का होता है। मैं पूरी की पूरी जितना होता है मेरे दोस्त मैं आपको तीनों का तीनों गैस का सही बताने की कोशिश किया हूं और ठोस का भी बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है? तो अभी बताया मेरे दोस्त आकर्षण बल और इसके बाद क्या? घनत्व और प्रत्यास्था और ससंजक बल सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस में होता है सबसे ज्यादा आकर्षण बल, ससंजक बल, प्रत्यास्था और फिर कौन सा एक और होता है घनत्व, सबसे ज्यादा होता है ठोस में। आगे चलते हैं। पदार्थ के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? वो सही नहीं पूछ रहा है। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। देखिए पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं कैसे होता है मेरे दोस्त? आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में होता है, द्रव में होता है, इसके बाद फिर गैस में होता है। तो बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? तो बोल रहा है यहाँ कि पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। तो मेरा गलती तो यही पहले का ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। और आगे भी देख लीजिए। पदार्थ के कण द्रव और वायु में स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है तो बिल्कुल बना ही होता है। और पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। हाँ, अंतर आणविक स्थान तभी तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा गैस का होता है, इसके बाद द्रव का, इसके बाद ठोस का। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा।
यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? यदि अमोनिया गैस हो मेरे दोस्तों, कपूर क्या है? तो कपूर एक ठोस है। बस सिंपल सा प्रश्न है, आपको सिंपल में ही जवाब देना है। यदि अमोनिया एक गैस है तो कपूर क्या है? तो कपूर एक ठोस है। आगे चलते हैं, मिश्रण जो है सो प्रकृति में कैसे हो सकते हैं? मिश्रण प्रकृति में कैसे होता है? समांगी हो सकते हैं या फिर विसमांगी हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं या फिर शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। तो आपको बता दूं मेरे दोस्त कि मिश्रण प्रकृति में समांगी और विसमांगी दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? समांगी और विसमांगी दोनों हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आपको समांगी मिश्रण के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूं कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विसमांगी दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं। जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होंगे उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। या फिर समांगी मिश्रण को एक और डिफिनेशन में दे सकते हैं परिभाषा कि दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों का मिश्रण भी समांगी होता है। और जैसे उदाहरण में अगर देते हैं कि कौन सा हो जाएगा समांगी मिश्रण का उदाहरण, तो चीनी का नमक में विलयन, अगर चीनी का नमक में विलयन करते हैं या फिर एल्कोहल का जल में मिला देते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। और एक और बात आप लोग याद रखेंगे कि सभी मिश्रण क्या होते हैं? विलयन होते हैं। क्या होता है? सभी मिश्रण विलयन होते हैं। और विसमांगी मिश्रण का देखिए क्या परिभाषा होता है कि जिस मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण एक समान नहीं होते हैं उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। एक समान होंगे तो समांगी मिश्रण, एक समान नहीं होंगे तो विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण का क्या उदाहरण हो जाएगा? जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, किसका किसका? रेत तथा जल का मिश्रण को हम विसमांगी मिश्रण कहेंगे। या फिर पेट्रोल का जल के साथ मिला देंगे या फिर दूध या फिर मिश्र धातु, ये सब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए एक और पॉइंट होता है कि अधिकांश मिश्रण क्या होते हैं? विसमांगी होते हैं। यहाँ बोल रहा था कि सभी के जितना मिश्रण विलयन होते हैं और अधिकांश मिश्रण विसमांगी होते हैं। केवल विलयन और मिश्र धातु समांगी मिश्रण है। आगे चलते हैं, कौन सा विसमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो अभी बताया था मेरे दोस्त विसमांगी मिश्रण का उदाहरण कौन कौन है। तो रेत तथा जल का मिश्रण या फिर पेट्रोल जल का मिश्रण या फिर दूध या फिर मिश्र धातु, ये सब क्या हो जाएगा? विसमांगी मिश्रण है। तो देखिए, तो मैं बताया था उसमें ऑप्शन में कोई है तो बिल्कुल है मेरे दोस्त। कौन सा हो जाएगा? दूध। देखिए ऑप्शन में है तो दूध इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्य पदार्थों के भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो पदार्थ की मैं कितना अवस्था बताया था? अभी 5 अवस्था बताया था। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसास्टीन कंडेंसेट। 5 अवस्था बताया था। तो बोल रहा है कि भौतिक अवस्था में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए कोलाइड या फिर गैसीय या फिर तरल या फिर मिट्टी। तो देखिए मेरे दोस्त मिट्टी क्या होती है? मिट्टी एक ठोस है। ये तो गैस, देखिए गैसीय यहाँ पे तो गैस है, ये है। तरल मैंने कि क्या हो गया? द्रव हो गया। कोलाइड क्या? कोलाइड हम बताया था अभी कुछ हो। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोसास्टीन कंडेंसेट। तो देखिए तो पांचों में से कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा है? तो कोलाइड नहीं मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है तो कोलाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, कौन सा कथन गलत है? हमको गलत पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत हो जाएगा? बोला कि पदार्थ कण स्थिर अवस्था में होते हैं, या फिर बोला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या फिर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी होता है, बिल्कुल सही बात है। और बोल रहा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल। अगर आकर्षित नहीं करें मेरे दोस्तों तब कैसे सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है? ठोस में, इसके बाद द्रव में और इसके बाद गैस में। तो ये भी ऑप्शन जो बिल्कुल है सही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल पदार्थ के कण भी बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। और बोल रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में रहते हैं। नहीं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में नहीं बल्कि गतिशील अवस्था में रहते हैं। तभी तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा गैस को होता है, इसके बाद द्रव का, इसके बाद ठोस का। तो हमको उसे गलत पूछ रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? गलत में हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है। हमको शुद्ध पदार्थ ऑप्शन में चुनना है। कौन सा? तो चीनी का घोल या फिर मीथेन या फिर दूध या फिर वायु। तो कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है मेरे दोस्त? अभी चीनी का घोल आपको मैं क्या बताया था कि चीनी का घोल जो है से कैसा मिश्रण है? तो चीनी और नमक को जब भी अगर मिला देते हैं तो समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। कौन सा? समांगी मिश्रण का। और फिर ये जो दूध जो है, दूध कौन सा हो गया? दूध विसमांगी मिश्रण हो गया। और वायु कौन सा है? तो वायु तो गैसों में गैस का मिश्रण है, तो ये तो मिश्रण ही हो गया। लेकिन शुद्ध पदार्थ कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? आपको शुद्ध पदार्थ पूछ रहे हैं तो शुद्ध पदार्थ हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। कौन सा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। आगे चलते हैं, हवा एक क्या है?
ऑप्शन है शुद्ध मिश्रण है, या फिर केवल मिश्रणों का मिश्रण है, या फिर केवल तत्वों का मिश्रण है, या फिर दोनों तत्वों या फिर यौगिकों का मिश्रण है। हवा एक कैसा मिश्रण है? तो हवा एक कैसा मिश्रण है मेरे दोस्त? अब देख लीजिए कि दोनों तत्वों या फिर यौगिकों का मिश्रण है। हवा कैसा मिश्रण है? तो दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। कौन सा? तो हवा। तो चलिए मेरे दोस्त तत्व और यौगिक के बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिफिनेशन दे दूं। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व देखिए, मैं एसके झा की अंदाज में ही समझा रहा हूँ। क्या एसके झा जिस तरह से समझाते हैं एसके झा टीचर, उसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। तत्व किसे कहते हैं? तत्व प्रकृति में अकेले होता है और सूत्र होता है। क्या होता है? तत्व प्रकृति में अकेले होता है और सूत्र होता है। जैसे उदाहरण हम दे सकते हैं। कौन सा? लोहा हो जाएगा, Fe, निकेल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ये सब क्या है? प्रकृति में जो है तत्व अकेले है। इसका सूत्र भी है, देखिए Fe, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या हो जाएगा? अकेले। मैग्नीशियम, और भी ऑप्शन दे सकते हैं हम, एल्युमिनियम, ये सब तत्व अकेले हैं और उसका सूत्र है। और यौगिक किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक है और उसके साथ वो एक या एक से अधिक है, उसके साथ एक से अधिक सूत्र भी है। यौगिक किसे कहेंगे? तो एक या एक से अधिक का सूत्र होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे CO2 क्या हो गया? देखिए इसमें कार्बन भी लगा हुआ है और ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है, तो इस क्या हो जाएगा? ये यौगिक हो जाएगा। जैसे H2O, तो H2O क्या है? तो देखिए इसमें हाइड्रोजन भी लगा हुआ है और O यानी कि ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। अगर दो को साथ में मिल गया तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। जैसे SO2, तो SO2 में देखिए सल्फर भी यहाँ लगा हुआ है और ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। यानी कि तत्व अकेले होता है और सूत्र होता है, और यौगिक एक या एक से अधिक होता है और सूत्र होता है। और मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। क्या? मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे शरबत का कोई सूत्र होता है मेरे दोस्त? आप बताइए शरबत का कौन सा सूत्र हो जाएगा? शरबत हो जाएगा, या फिर वायु बोल सकते हैं, वायु हो जाएगा। ये सब कौन सा हो जाएगा? मिश्रण है ये सब, शरबत और वायु। इसका कोई सूत्र है? कोई सूत्र नहीं है। तो तत्व अकेले होता है, सूत्र होता है। यौगिक एक या एक से अधिक होता है और उसका एक या एक से अधिक मित्र मिल के ही सूत्र बनता है, और मिश्रण का कोई सूत्र ही नहीं बनता है मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? बोल रहा है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है। तो कौन सा नहीं करता है? तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। तो बिल्कुल कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? तो मिश्रण के घटक उनको गुणों को बरकरार रखते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन तो बिल्कुल मेरा सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। तो बिल्कुल मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं मेरे दोस्त, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए हम पूछ रहे हैं कौन सा पालन नहीं करता था? मिश्रण के घटक उनको गुण को बरकरार रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं, तो बिल्कुल मिश्रण अलग अलग पदार्थ के भी हो सकते हैं, और इसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है मिश्रण को। तो हाँ, मिश्रण को हम लोग भौतिक विधि से अलग भी कर सकते हैं। लेकिन डी वाला ऑप्शन क्या करे? इसकी संरचना तय है? नहीं दोस्त, मिश्रण की कोई संरचना तय नहीं होती। क्या होता है? मिश्रण की कोई संरचना तय नहीं होती। हमको पूछ रहा है कि कौन सा पालन नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का डी हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। शक्कर के घोल में शक्कर जो है एक क्या है? शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? विलायक है, या फिर घुला हुआ पदार्थ है, या फिर कोलाइड है, या फिर सस्पेंशन है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है मेरे दोस्त? तो शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको सिंपल तरीके से जवाब देकर निकल जाना है। क्या शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? तो शक्कर यानी कि चीनी क्या है? घुला हुआ पदार्थ है बस शक्कर के घोल में। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कौन सा एक यौगिक नहीं है? ऑप्शन है लेड, या फिर चौक, हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा यौगिक नहीं है? तो यौगिक क्या परिभाषा बताया था मेरे दोस्त? तत्व जो अकेले होता है सूत्र होता है, और यौगिक जो किसी के साथ होता है, एक या एक से अधिक होता है, उसका एक या एक से अधिक मिलकर ही सूत्र बनता है, और मिश्रण का कोई तो सूत्र ही नहीं होता है। तो कौन सा यौगिक नहीं? चलिए ऑप्शन से हम जो चलते हैं। लेड यानी कि सीसा। देखिए मेरे दोस्त सीसा का सूत्र क्या होता है? Pb, यानी कि अकेले है तो क्या हो गया? ये अकेले है तो तत्व न हो गया मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? अकेले हो जाएगा, ये अकेले हो जाएगा, तत्व हो जाएगा, तो यौगिक थोड़ी हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो लेड ही हो जाएगा। और आगे हम ऑप्शन देखते हैं। चौक कौन सा है मेरे दोस्त? चौक किसे कहते हैं? चौक संगमरमर को बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3 हो जाता है। CaCO3 देखिए तो दो चीज से मिलकर नहीं बना है, कार्बन भी इसमें है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या हो गया? ये यौगिक हो गया। हाइड्रोजन सल्फाइड किसे कहते हैं? H2S को कहते हैं। देखिए इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो दो से मिल के बनाते हैं कि यौगिक हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इसमें सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो दो को से मिल के बनाते यौगिक हो गया। लेकिन सीसा जो है उसका सूत्र होता है Pb, या अकेले ना है तो तत्व ना हो गया मेरे दोस्त। तत्व जो अकेले होता है सूत्र होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एप्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं।
कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो चलिए मेरे दोस्त, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के बारे में बिल्कुल आपको जितना भी उदाहरण बनते हैं मैं आपको टोटल उदाहरण देकर समझाता हूं और बहुत बारीकी से समझाता हूं। तो चलिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब तो आप खुद से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे। भौतिक परिवर्तन को पहले आप याद रखेंगे कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। भौतिक परिवर्तन उसे परिवर्तन कहते हैं कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो है परिवर्तित यानी कि बदल जाने के बाद फिर से अपनी पूर्व अवस्था में, पहली वाली अवस्था में आ जाता है। यानी कि भौतिक परिवर्तन को हम लोग अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। कौन सा? भौतिक परिवर्तन को हम लोग अस्थायी परिवर्तन भी कह सकते हैं। ये परिवर्तित होने के बाद फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है दोस्त। अगर चेंज हो गया तो कभी वो दोबारा उस स्थिति में नहीं आ सकता है। यानी कि इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता है, उससे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन के हम लोग उदाहरण देखते हैं और शानदार से उदाहरण को हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यह दिया हुआ है कि पहले देखिए कि ईंधन का दहन, कौन सा? ईंधन का दहन जो है से कौन सा, हम लोग बोल रहा है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो चलिए हम पहले भौतिक परिवर्तन का आपको उदाहरण देते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया मतलब जो एक बार परिवर्तन हो जाने के बाद फिर से हम वही अवस्था में ला सकते हैं, भौतिक परिवर्तन का लागा। जैसे CO2 से सूखी बर्फ का बनना, CO2 से यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का पिघलना, देखिए मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना बहुत अंतर है मेरे दोस्त। और दोनों जो है एक भौतिक परिवर्तन हो जाता है, एक रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है? मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती पिघल जाता है तो उसको पिघला हुआ को फिर से मोमबत्ती बना दे सकते हैं, तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। पानी से बर्फ का बनना, अगर पानी से हम लोग बर्फ को जमा दिए हैं, अगर फिर से उसको हम टेम्परेचर देके गर्म कर देते हैं तो फिर से पिघल जाता है, पानी बन जाएगा, यानी कि वो भौतिक परिवर्तन हो गया। इसके बाद देखते हैं, देखिए पानी से बर्फ का बनना, अगर पानी से हम बर्फ बनाते हैं और बर्फ को फिर टेम्परेचर देके पिघला देते हैं तो फिर से वही परिवर्तन में आ जाएगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन हो गया। पानी का वाष्प बनना, पानी का अगर हम टेम्परेचर देकर वाष्प बना देते हैं और फिर से हम टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर से पानी में आज बदल जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। या फिर एक और होता है चीनी या फिर नमक का पानी में मिश्रण कर देना। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण कर दिए हैं, अगर फिर से हम वाष्पित करके हम चीनी को उड़ा देते हैं, पानी को उड़ा देते हैं सॉरी, तो क्या हो जाएगा? चीनी और नमक जो साथ में बच जाएगा, यानी कि फिर से वो बदल सकता है, उसी तरह से भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। या फिर शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, जितना मैं उदाहरण दे रहा हूँ भौतिक परिवर्तन का उदाहरण दे रहा हूँ, कौन कौन सा? शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। या फिर कपूर का जलना, कपूर का जला भी देते हैं तो फिर से कपूर वो को वही अवस्था में लोग ला सकते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। या फिर रेत का पानी में घुलना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, या फिर लोहे का चुंबकीयकरण। इतना जो उदाहरण हो गया मेरे दोस्त, CO2 से सूखी बर्फ का बनना, मोमबत्ती का पिघलना, और पानी से बर्फ का बनना, पानी का वाष्प बनना, या फिर चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, या फिर शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, या कपूर का जलना, रेत का पानी में घुलना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन और लोहे का चुंबकीयकरण। जितना उदाहरण में दिया कौन सा परिवर्तन था? भौतिक परिवर्तन था। अब चलते हैं कि रासायनिक परिवर्तन की ओर। रासायनिक परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कहते हैं? अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में कोई चीज़ एक बार बदल गया तो दोबारा फिर से वही अवस्था में हम लोग नहीं ला सकते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे मक्खन का खट्टा होना, अगर एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो उस मक्खन को फिर से वही अवस्था में ला सकते हैं? खट्टा हो गया तो खराब हो ही गया वो, समझिए कि, तो उसको फिर अवस्था में उसी प्रकार हम, जैसे दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन गया है तो दूध से दही बनने के बाद हम लोग फिर से उसको हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों अलग चीज़ हैं। मोमबत्ती अगर जल गया से अगर जल रहा है तो वो कौन सा परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघल गया है उसको फिर से हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोमबत्ती जल रहा है तो वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार से आगे खाना का पचना, जिसे हम लोग खाना खाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो पच जाता है, 4-5 घंटे में आमाशय में पचता है वो, और छोटी आंत में जाकर उसका पूरी तरह से ऑक्सीकरण हो जाता है, तो खाने का पच जाता है। फिर तो खाने का पचना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? खाने के पचने के बाद फिर से खाना वही अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी का जलना या फिर कोई भी ईंधन का जलना, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? अगर लकड़ी को जला दिए हैं तो वो तो जल के खत्म ही हो गया, तो खत्म हो गया तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा?
रासायनिक परिवर्तन। या फिर लोहे का जंग लग गया, अगर लोहे पर जंग लग गया तो लोहे पर जंग लगने के बाद हम फिर से वही अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में पूरी तरह से पहले था, उसी तरह से पूरी अवस्था पूरी तरह से नहीं हो सकता है। हाँ, उसको हम छुड़ा सकते हैं इधर उधर करके, थोड़ा सा साफ कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसी अवस्था में नहीं आएगा जिस अवस्था में वो पहले था। तो कौन सा परिवर्तन? लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण है या फिर रासायनिक परिवर्तन भी हो जाएगा। दूध से दही का बनना तो मैं बता ही दिया हूँ। या फिर फास्फोरस का किरोसिन तेल में डालना, अगर फास्फोरस है उसको किरोसिन तेल में डालते हैं तो जल का क्या हो जाएगा? धुआं धुआं हो जाएगा। जल का धुआं धुआं अगर होता है तो वो तो खत्म ही हो गया की तुरी। तो जब खत्म हो गया तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। या फिर आगे चलते हैं, सोडियम को पानी में डालना, अगर पानी है उसको हम सोडियम डाल देते हैं से तो क्या हो जाएगा? जल का धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या हो जाता है? जल का धुआं धुआं हो जाएगा। अगर धुआं धुआं हो ही गया, जल के खत्म ही हो गया, तो वो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। या फिर प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार भी जल गया तो खत्म हो गया, इनके रासायनिक परिवर्तन। और पदार्थों का किण्वन, पदार्थों का किण्वन को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जितने मेरे दोस्त भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण था, मैं आपको बिल्कुल भी जवाब दे दिया हूँ एग्जाम्पल। और चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो ईंधन का दहन, ईंधन का दहन तो ये बताया था मैं कि कोई भी ईंधन जब जलता है मेरे दोस्त, जैसे गाड़ी में हम लोग डालें पेट्रोल या फिर डीजल डालें, तो डीजल फिर जल के खत्म हो गया तो फिर से डीजल वो आ सकता है वही अवस्था में, तो नहीं, तो ये तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, कौन सा? अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन। तो अभी बताया था मैं आपको कि अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है। कौन सा? भौतिक परिवर्तन। और फिर ऑक्सीकरण या फिर लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक है। या फिर ग्लोबिंग ऑफ अ प्लेटिनम वायर, यानी कि प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का भी जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो बोल रहा है कौन सा नहीं है? तो अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है इनमें से। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? पूछ रहा है रासायनिक परिवर्तन है मक्खन का खट्टा होना। तो बिल्कुल, तो अगर मक्खन खट्टा हो गया मेरे दोस्तों, उसे फिर से वही अवस्था में थोड़ी ला सकते हैं हम लोग। तो मक्खन का खट्टा होना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं। लोहे में जंग लगना किसका समान उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो ये बताया था, या फिर ऑक्सीकरण आपको लिख सकता है या फिर रासायनिक परिवर्तन लिख सकता है। कौन सा? ऑक्सीकरण या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और आगे चलते हैं। रेत और चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण जो है से कैसा उदाहरण है? विजातीय मिश्रण का या फिर कोलाइडी मिलियन का या फिर सजातीय मिश्रण का या फिर निलंबन का। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, अभी मैं बताया था क्या कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और फिर विसमांगी मिश्रण। तब बोल रहा है कि रेत और चीनी अगर मिलाते हैं, रेत यानी कि बालू हो जाता है और चीनी अगर दोनों मिलाते हैं तो दोनों एक जात के लग रहे हैं आपको देखने में? नहीं लग रहे हैं। तो नहीं लग रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? विजातीय मिश्रण हो जाएगा। दूसरा जाति के दोनों है तो विजातीय हो जाएगा। कौन सा? विजातीय। आगे चलते हैं उसी तरह से, या फिर उसको रेत का जल में हम बोलते हैं विसमांगी मिश्रण भी बोल सकते हैं या फिर विजातीय मिश्रण भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? चलिए, भौतिक परिवर्तन नहीं है तो आपको देखिए, ठोस का द्रव में पिघलना, ठोस अगर द्रव में पिघला देते हैं मेरे दोस्त, उसी को तरह से हम लोग फिर से हम लोग द्रव को ठोस में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। उसको टेम्परेचर हम कम करेंगे, तापमान धीरे धीरे कम कर देते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं तो फिर से धीरे धीरे ठोस में, यानी कि बर्फ बनने लगेगा, जमने लगेगा, तो ला सकते हैं। तो बिल्कुल ये तो भौतिक परिवर्तन ही हो गया। गैस का द्रव में द्रवीकरण, और कोई चीज़ गैस है उसको हम द्रव में बदलते हैं और फिर द्रव से हम गैस में उसको बदल सकते हैं, तो बिल्कुल ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया। और आगे देखिए, द्रव में गैस, अरे द्रव में गैस बोलिए फिर गैस में द्रव बोलिए, तो दोनों का एक ही चीज़ है। और फिर देखिए पदार्थों का किण्वन। हाँ देखिए, अभी मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल दिया था क्या? पदार्थों का किण्वन, प्लेटिनम तार का जलना, सोडियम को पानी में डालना, फास्फोरस को केरोसिन में तेल में डालना, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, खाने का पचना, अगरबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, मक्खन का खट्टा होना, ये सब कौन सा परिवर्तन बताया था मेरे दोस्त? रासायनिक परिवर्तन बताया था। तो देखिए पदार्थों का किण्वन कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोल रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है उदारोपातन या फिर क्रिस्टलीकरण या फिर निष्क्रियकरण या फिर क्या हो जाएगा? आसवन। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बोल रहा कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो निष्क्रियकरण। कौन सा? निष्क्रियकरण जो है एक रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण हो जाएगा, निष्क्रियकरण। कौन सा? निष्क्रियकरण। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
रासायनिक परिवर्तन एक कौन सा नहीं है, एक अंडा का पकाना। तो अंडा का पकाना बिल्कुल मेरे दोस्त रासायनिक परिवर्तन है। अंडा को हम पका दिए तो फिर से उसी तरह हम अंडा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। केक को बेक करना, तो केक को ही बेक हमारा बना देते हैं तो फिर से हम लोग केक नहीं ला सकते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए केला का सड़ना, अगर केला सड़ गया तो फिर से सही हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है मेरे दोस्त, रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब का पिघलना, यानी कि आइस यानी कि बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ को पिघला देते हैं और फिर से हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं तो बर्फ बन जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा मेरे दोस्त? भौतिक परिवर्तन। हमको से पूछ रहा था कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? देखिए ऑप्शन पढ़िए, पानी का बर्फ में परिवर्तन। तो देखिए अभी तो मैं बताया था एक आइस क्यूब का पिघलना यानी कि पानी का बर्फ में बदलना एक भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सा रासायनिक परिवर्तन का कोई उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन का मैं इतने आपको एग्जाम्पल कराया, इतनी बार बोला हूं, तो देखिए आप तुरंत पकड़ सकते हैं। शरीर में भोजन का पचना बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना कभी नहीं वापस लौट सकता है, रासायनिक परिवर्तन। जल का वाष्प में बदलना, देखिए यहाँ पर फोल्ड धरा गया, तो जल का वाष्प में बदल के और फिर वाष्प को हम लोग जल में नहीं बदल सकते हैं द्रव में, तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा मेरे दोस्त? रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन को हम लोग अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। कौन सा? अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन थोड़ा सा मीठा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल पढ़ के सुनाऊंगा। और देखिए किताब में ही मीठा हुआ था मेरे दोस्त, मैं कोई अपने खुद से ऐसा नहीं मीठा कर लाया हूँ। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन, बाकी आप सुनिएगा थोड़ा सा। कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन आपको पूछ रहा था कौन सा है, तो दूध का दही में बदलना, तो बिल्कुल दूध का दही में बदलना ही रासायनिक परिवर्तन होता है मेरे दोस्त। बस पहला ही ऑप्शन मेरा सही हो गया, तो मैं आगे ऑप्शन को बिल्कुल भी चेक नहीं करूंगा। आगे चलते हैं, देखिए मैं क्वेश्चन खुद से पढ़ रहा हूँ दोस्त, थोड़ा सा 5 से 7 क्वेश्चन में है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा और बाकी आगे आपको बिल्कुल साफ सुथरा हर क्वेश्चन मिलेगा। ये पेज में ही जो एसके झा की समान बुक आई है मेरे दोस्त, ये बुक में ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है और उस तरह से रंग इसका थोड़ा सा फीका पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई। बस 5 से 7 क्वेश्चन मैनेज कीजिए, बाकी आगे पूरा वीडियो आपको बहुत ही क्लीन मिलने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसे गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? यानी कि गैस जो है सीधे ठोस वस्तु में पहुंच रहा है। क्या गैस जो है सीधे ठोस वस्तु में पहुंच रहा है, उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे देखिए डिपोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? डिपोजिशन को हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्त निक्षेपण कहते हैं। कौन सा कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। तो चलिए जब हम आप लोग आ ही गए हैं, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसे गैस सीधे ठोस में बदलती है, तो डिपोजिशन कहते हैं, यानी कि उसको निक्षेपण कहते हैं हिंदी में। तो चलिए मैं उससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को मैं आपको बताता हूँ। चलिए बारी बारी से आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, और बिल्कुल आपको माइंड में मैं प्रवेश कराने का कोशिश करूंगा हमारे आवाज़ के द्वारा। तो चलिए चलते हैं, ठोस का द्रव में बदलना। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, ठोस का द्रव में बदलना। और किसी चीज भी ठोस है उसको द्रव में बदलते हैं, वो क्या कहलाएगा? तो ठोस से द्रव में बदलना, गलेगा तभी तो बनेगा मेरे दोस्त, तो उसको गलन कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस का अगर द्रव में बदलना है तो उसको गलाएंगे धीरे धीरे, तो उसको गलन कहेंगे। क्या? गलना, गलन कहेंगे। और द्रव का ठोस में बदलना, अगर ठोस का द्रव में बदलना गलन हो जाएगा, और द्रव का ठोस में उसका उल्टी, द्रव का ठोस में बदलना क्या हो जाएगा? उसको जमा देंगे। क्या? द्रव, और कोई चीज द्रव है, पानी है, उसको हमको ठोस में बदलना है तो उसको टेम्परेचर कम करके हम जमाएंगे। अगर हम क्या करेंगे? जमाएंगे तबे तो ठोस में बदलेगा। तो यानी कि ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाएगा और द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाएगा। दोनों याद हो गया? तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे होता है, हाँ, द्रव का वाष्प में बदलना। क्या? अगर द्रव जो है, किसी भी कोई चीज द्रव है, पानी है, उसको द्रव में बदलना है, सॉरी द्रव है उसको वाष्प में बदलना है। क्या करना है? वाष्प में बदलना है। तो वाष्प में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम नीचे से टेम्परेचर देंगे तो खुद वाष्पीकरण होकर उड़ने लगेगा। क्या होगा? अगर द्रव है उसको वाष्प में बदलाना है तो क्या करेंगे? नीचे से टेम्परेचर देंगे तो खुद वाष्पीकरण होकर उड़ने लगेगा। तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। और वाष्प का द्रव में बदलना, जैसे द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, और वाष्प कोई चीज है उसको द्रव में बदलना है तो उसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? वाष्प का द्रव में बदलना संघनन बोलते हैं उसको। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन का ही इंग्लिश क्या हो जाएगा? कंडेंसन होता है, कंडेंसन। चलिए आपको मैं इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा।
द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण, उसको इवेपोरेशन कहते हैं। क्या? इवेपोरेशन कहते हैं। और वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहते हैं, उसको कंडेंसन कहते हैं। और अभी क्वेश्चन में बताया था क्या कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिससे गैस वस्तु सीधे ठोस में बदल जाती है, उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन यानी कि उसका हिंदी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? उसका हिंदी हो जाएगा निक्षेपण। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा निक्षेपण। आप लोग याद रखेंगे। तो जितने भी एग्जाम्पल थे मेरे दोस्त मैं सारे आपको करा दिया हूँ। बस आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं? रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं, कौन सा अवलोकन? ऑप्शन चलते हैं। अवस्था में परिवर्तन, या फिर गैस का उत्सर्जन, या फिर रंग बदलना, या फिर ये सभी विकल्प। तो देखिए कौन सा अवलोकन हमें निर्धारित करने में मदद करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है नहीं? तो देखिए अवस्था में बदलना भी निर्धारित करेगा, गैस का उत्सर्जन भी, और रंग बदलना भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल डी हो जाएगा। यानी कि सभी का सभी हमको जितना भी ऑप्शन में दिया हुआ है सभी को हम लोग अवलोकन से हम लोग निर्धारित करने में मदद करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है क्या है कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा? अंगूर किण्वित होना। तो किण्वित अभी क्या बताया था मेरे दोस्त कि किण्वित जब भी आपसे बोले, जैसे क्या किण्वित का ऑप्शन दिया था पदार्थों का किण्वन या फिर अंगूर किण्वन है, तो पदार्थों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है था मेरे दोस्त। तो यहाँ का अंगूर किण्वित है तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा? नहीं ना, भौतिक परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक है, ये तो रासायनिक हो गया। हमको पूछ रहा है कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन को पूछ रहा है। फलों का पकना, अगर कोई चीज फल पक गया है मेरे दोस्त तो फिर से वही कच्चा अवस्था में आ सकता है, कभी कभी नहीं आ सकता, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से दही जमनाते तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? बर्फ का पिघलना हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है कि निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मेरे दोस्त निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार, थोड़ा सा मिटरा हुआ है, आप लोग 2-3 क्वेश्चन और मैनेज कीजिए, इसके बाद साफ सुथरा ही क्वेश्चन मिलेगा। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि निश्चित अनुपात का नियम दिया कौन है मेरे दोस्त? तो निश्चित अनुपात का नियम, चाहे उसी को भी हम लोग बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्या? निश्चित अनुपात का नियम या फिर स्थिर अनुपात का नियम। तो देखिए निश्चित अनुपात का नियम क्या है मैं बताता हूँ। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। निश्चित अनुपात का नियम दिया है जोसेफ प्राउस्ट। कौन दिए हैं? जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए हैं निश्चित अनुपात का नियम। उसी को हम लोग स्थिर अनुपात का नियम ही बोलते हैं। वो अनुपात का नियम क्या है? तो इस नियम के अनुसार यानी कि स्थिर अनुपात का नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। किसमें? तो तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात के रूप में होते हैं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन का पढ़ते हैं हम लोग। क्या तो डिफिनेशन में दे दिया स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम का, और जो ऑप्शन से मिलता जुलता होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उसका मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन है? आगे पढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थों में भिन्न तत्वों कि परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो मैं क्या बताया था कि तत्व जो है रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं। तो यहाँ तो परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये पहला ऑप्शन जो हो गया मेरे दोस्त, क्या हो गया? गलती हो गया। क्या हो गया? पहला ऑप्शन ही मेरा गलत हो गया, तो इसको हम रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होती है। तो ये तो कोई डेफिनेशन में आ ही नहीं रहा है मेरे दोस्त, ये तो बिल्कुल आउट ही जवाब दे रहा है, तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। बिल्कुल, अभी मैं यही बताया था मेरे दोस्त कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कैट हो जाएगा। यानी कि स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। और नियम कौन दिया है मेरे दोस्त? जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए हैं। कौन? जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने। तो चलिए थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेके भी समझ लेते हैं कि कौन सा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में अगर मौजूद होते हैं तो कैसे। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर ले लेते हैं एग्जाम्पल में हम, तो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं हम C2H4। क्या लेते हैं? C2H4 अगर एग्जाम्पल ले लिए तो द्रव्यमान के हमको अनुपात में निकालना है। तो C2H4 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? देखिए कार्बन कितना पर आता है मेरे दोस्त?
6 पर आता है। कितना पर आता है? कार्बन की संख्या होती है परमाणु संख्या 6 और इसमें 2 लगा हुआ है, यानी कि 6 दूनी कितना हो गया? 12। और अगर द्रव्यमान हमको निकालना रहता है तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उसकी परमाणु संख्या को हम डबल करते हैं, करीब करीब कितना? डबल। तो 12 का अनुपात कितना डबल कितना हम करें तो कितना हो जाएगा? 24 अनुपात हो जाएगा। ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन 1 पर आता है, 1 पर आता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमेशा 1 होता है। ठीक है। द्रव्यमान बोलिए परमाणु संख्या बोले 1 और उसमें 4 मोल लगा हुआ है, तो 1 में 4 से गुना करें तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 4 हो जाएगा। तो देखिए 4 और 24 को हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 का 24, 6 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 अनुपात 1। अगर आपसे पूछेगा कि C2H4 में C और H के द्रव्यमान का यानी कि भार का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 6 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए हम कोशिश किए होगा, आपको बिल्कुल मैं समझाने का कोशिश किया तो आपको समझ में आया भी होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? बोल रहा किस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? स्थिर अनुपात का नियम तो नहीं बिल्कुल मेरे दोस्त, स्थिर अनुपात का नियम तो बिल्कुल उसका परिभाषा ही अलग था, तो ये नहीं होगा। तत्व संयोजन का नियम बिल्कुल नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। कौन सा? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होंगे जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। किसका नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है, तो किसका नियम है? तो किसका? द्रव्यमान का संरक्षण या फिर लगातार समानुपात या फिर पारस्परिक समानुपात या फिर ऊर्जा का संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त लगातार समानुपात हो जाएगा। आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, बस एक क्वेश्चन और मैनेज कीजिए, 2 क्वेश्चन, इसके बाद बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। द्रव के ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त अभी मैं बताया था आपको कि द्रव का ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में बदलना कहलाता है गलन, यानी कि उसको मेल्टिंग भी बोलते हैं। और द्रव का ठोस में बदलना जमना बोलते हैं, उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। और गैस का सीधे ठोस में बदलना, तो गैस का ठोस में बदलना क्या कहेंगे? निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं गैस का ठोस में बदलना। और हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि द्रव का ठोस में बदलना, तो द्रव का ठोस में बदलना क्या कहेंगे मेरे दोस्त? उसको हिमीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव का ठोस में बदलना। देखिए द्रव का ठोस में बदलने को ही हम लोग जमना या फिर फ्रीजिंग या फिर हिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस का द्रव में बदलना गलन या फिर मेल्टिंग, या फिर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण भी लिखेगा। कहीं आपको इंग्लिश में लिखना होगा तो फ्रीजिंग लिख देगा या फिर जमना लिख सकता है। क्या लिख सकता है? द्रव का ठोस में बदलना जमना या फिर हिमीकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया है? तो स्थिर अनुपात का नियम को कौन प्रतिपादित किया है? तो जोसेफ प्राउस्ट किया है। कौन? जोसेफ प्राउस्ट किया है। अभी मैं आपको बिल्कुल बताया था। आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, आप लोगों ने बहुत अगर मैनेज किया होगा तो आपको दिल से उतना थैंक यू मेरे दोस्त। चलिए आगे आप बिल्कुल आपको साफ सुथरा क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए, थोड़ा सा भी धुंधलापन क्वेश्चन में नहीं आएगा। चलिए निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जोसेफ प्राउस्ट के किसके द्वारा? तो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था निश्चित अनुपात का नियम, उसी को बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम भी। आगे चलते हैं। कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तापमान में वृद्धि या फिर नमी या फिर सतह क्षेत्र में वृद्धि या फिर हवा की गति में वृद्धि? तो कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर में कमी करेगा? तो नमी। अगर नमी कम होगा मेरे दोस्त तो वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नमी। डॉट डॉट एक सतह की घटना है। कौन सी एक सतह की घटना है? स्वेद, क्वथन या फिर भाप या फिर उत्सादन। तो एक सतह की घटना कौन सी हो जाएगा मेरे दोस्तों? भाप। भाप जो है एक सतहीय घटना है। कैसी घटना है? तो भाप एक सतह की घटना है। आगे चलते हैं। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को कहा जाता है मेरे दोस्त। अभी बताया था आपको कि तरल यानी कि द्रव से अगर गैस में बदलेंगे तो नीचे से हम टेम्परेचर देख के वाष्पीकरण उसको कर देंगे, वाष्प उड़ाने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वाष्पीकरण हो जाएगा। तरल अवस्था में तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहेंगे। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो प्लाज्मा बनने के कारण मेरे दोस्त अभी मैं आपको बताया था कि सूर्य और तारों में जो प्लाज्मा होती है वो किसके कारण होती है मेरे दोस्त? तो उच्च प्लाज्मा, सूर्य और तारों में उष्मा जो होती है प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। और प्लाज्मा की अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या फिर निश्चित आयतन नहीं होता है। और यहाँ पूछ रहा है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों उच्च तापमान। क्या हो जाएगा? उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? उच्च तापमान है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समतुल्य
प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है मेरे दोस्त पॉजिट्रॉन। किसे कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉजिट्रॉन। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जब बात आ गई तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है मेरे दोस्तों जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हो गए जे थॉमसन। प्रोटॉन के अगर आपसे पूछ सकता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। कौन? और कहीं कहीं आपको गोल्डस्टीन भी मिलेगा, तो वो भी बिल्कुल सही मेरे दोस्त। गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों मिलके ही खोज किए हैं किसको? प्रोटॉन को। किसको? तो प्रोटॉन को। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? तो चैडविक ने किया है। कौन? जेम्स चैडविक ने। तो चलिए इलेक्ट्रॉन के पहले हम लोग द्रव्यमान देख लेते हैं। कितना? इलेक्ट्रॉन का चलिए द्रव्यमान देखते हैं तो कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 देखिए आपको लिखता हूँ 9.109। कितना? 9.109 गुना 10 के पावर माइनस 31। किसका है द्रव्यमान? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.109 गुना 10 के पावर माइनस 31। अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? 1.672 गुना 10 के पावर माइनस 27। कितना? 10 के पावर माइनस हो जाएगा 27। ये हम प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख रहे हैं, जिसको खोज करता गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड भी लिखता है। ठीक है, प्रोटॉन के द्रव्यमान हो गया। आगे चलते हैं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात की जाए तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान हो जाएगा 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27। कितना? माइनस 27 केजी में हम जवाब दे रहे हैं, याद रखिएगा केजी में। और इलेक्ट्रॉन का एक और क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि आवेश कितना है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, देख लीजिए, याद रखिएगा, -1.6022 गुना 10 के पावर माइनस 19। कितना? 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो गया इलेक्ट्रॉन का। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम चीज होता है मेरे दोस्त। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम चीज होता है, बस इलेक्ट्रॉन में आपको यहाँ पर माइनस लगा देना है और प्रोटॉन जैसे ही बोलेगा तो यहाँ पर प्लस लगा देना है। बस दोनों का आवेश उतना ही होता है, 1.6022 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। बस इलेक्ट्रॉन में आपको यहाँ पर माइनस लगाना है और प्रोटॉन में यहाँ पर प्लस लगा देना है। और न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना बताए थे? तो 9.109 गुना 10 के पावर माइनस 31 और प्रोटॉन का बताए थे 1.672 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg और न्यूट्रॉन का 1.675 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg। तो चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज अभी बताया था मेरे दोस्त जे थॉमसन ने किया था। किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर माइनस और प्रोटॉन पर प्लस होता है। और न्यूट्रॉन पर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन एक उदासीन है, इस पर जीरो आवेश होता है। कौन सा? इस पर जीरो आवेश हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर -1, प्रोटॉन पर +1 और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है, नहीं कि शून्य हो जाएगा। जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? उसे प्रतिकण के नाम से जानते हैं। कौन सा कण से? उसे प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उसे प्रतिकण कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, परमाणु शब्द को किसने खोजा था? तो शब्द परमाणु को किसने खोया था? मेरे तो डेमोक्रिटस ने खोया था। कौन? शब्द परमाणु को खोया था डेमोक्रिटस ने खोया था। डेमोक्रिटस आप लोग याद रखेंगे। ये ऐसे प्रश्न है मेरे दोस्तों कि रेलवे के हर एक एग्जाम तो क्या आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, आपको वहां से उस एग्जाम में इस वीडियो से आपको प्रश्न वहाँ देखने को मिलेगा। मैं इतनी गारंटी देख सकता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं भी कितने एग्जाम को मैंने क्रैक किया है, तो वहाँ मेरे दोस्त इस बुक से प्रश्न आए हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बशर्ते क्या आपको माइनस में जवाब देना है। क्या माइनस में इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो -1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद क्या है? तो हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणु में मौजूद हो जाएंगे हाइड्रोजन हो जाएंगे। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो देखिए मेरे दोस्त, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन। कौन सा? इलेक्ट्रॉन जो है से इलेक्ट्रॉन नाभिक में उपस्थित नहीं रहता, बल्कि चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को छोड़ाकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है और न्यूक्लियॉन, ये तीनों के तीनों नाभिक में उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन में से इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और साथ में न्यूक्लियॉन, ये तीनों के तीनों नाभिक में उपस्थित होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा।
नाभिक में कौन उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है न्यूक्लियन उपस्थित होता है मेरे दोस्तों। कौन उपस्थित होता है? तो न्यूक्लियन। देखिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में कौन कौन उपस्थित होते हैं? तो सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। और कहीं कहीं न्यूक्लियन भी आपको देगा तो वो भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर किसका प्रभाव है? बोल रहा है कि डॉट डॉट विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर किसका प्रभाव है? तो न्यूट्रिनो का प्रभाव है। किसका प्रभाव है मेरे दोस्त? न्यूट्रिनो का प्रभाव है। तो न्यूट्रिनो को देखिए बताते हैं खोजकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रिनो का खोजकर्ता कौन है? तो पाउली है। कौन है? पाउली। आप लोग याद रखेंगे, न्यूट्रिनो खोजकर्ता हो जाएंगे पाउली। और न्यूट्रिनो एक आवेशहीन तथा द्रव्यमानहीन कण है। न्यूट्रिनो पर ना तो कोई आवेश होता है और ना तो कोई द्रव्यमान होता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? बोर के एटम के मॉडल के अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो ऊर्जा के फोटोन को जब अवशोषित करता है तो क्या हो जाता है मेरे दोस्त? तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं कि यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करने लगता है। बोल रहा है कि बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? ऑप्शन है कि यह एक ही कक्षा में रहता है लेकिन तेजी से दोलन करता नहीं, एक ही कक्षा में नहीं रहता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यह प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जित करता है? तो नहीं मेरे दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा को उत्सर्जित बिल्कुल भी नहीं करता है। या भीतरी कक्षा में जाता है? तो नहीं, भीतरी कक्षा नहीं बल्कि बाहरी कक्षा में जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये भी नहीं होगा। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी? रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से, किसके प्रयोग से? आप लोग याद रखेंगे, प्रकीर्णन के प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? तो परमाणु में नाभि की खोज हुई थी। किसकी? आपसे पूछ सकता है परमाणु में नाभि की खोज कौन किया था? तो रदरफोर्ड आपको जवाब देना है। कौन? रदरफोर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। अभी बताया था कि परमाणु में नाभिक कौन खोजे थे? तो रदरफोर्ड खोजे थे। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए किसका नाम आता है। सबसे पहले कक्षा के नाम बोले तो सबसे पहले आता है के का। किसका? के का, इसके बाद एल का, इसके बाद एम का और इसके बाद एन का। तो देखिए के में कितने रहता है? 2, इसमें रहता है एल में 8, तीसरा एम में रहता है कितना? 18 और एन में रहता है 32। देखिए के एल एम एन आपको सीरियल से लिख लेना है। इसके बाद 2, 8, 18, 32 याद रखना। 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो 2, 8, 18 हमको कोई पूछ रहा है तो एम में पूछ रहा है, तो एम के सामने देखिए कितना आ गया? 18 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 18 हो गया। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ की कक्षा को क्या कहते हैं? तो कक्षा को ऑर्बिट बोलते हैं या फिर उसको सेल भी बोला जाता है। नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा, ऑर्बिट या फिर सेल भी कहा जाता है। और कक्षा की संख्या टोटल कितनी होती है? तो कक्षा की टोटल संख्या होती है मेरे दोस्त 7 होती है। कितनी? 7 होती है। के एल एम एन ओ पी क्यू तक होती है, ठीक है। के से लेकर क्यू तक कक्षा की संख्या 7 होती है, जो कि नाभिक के सबसे नजदीकी वाली कक्षा को हम लोग के कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे नाभिक है मेरे दोस्त, इसके सबसे नजदीकी वाली कक्षा को के कहेंगे, इसके बाहर वाले को एल कहेंगे, इसके बाहर वाले को एम कहेंगे, इसके बाहर वाला भी हो जाएगा तो उसको एन कहेंगे। उसके बाद फिर ओ पी क्यू तक जाता है, 7 कक्षा होती है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। एन कोश में अधिकतम कितने परमाणु होते हैं? तो अभी बताया था कि 2, 8, 18, 32। सही बताया था ना कि के एल एम एन। तो देखिए एन कितना हो गया? एन 32 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तीसरी कक्षा को डॉट डॉट सेल के रूप में निरूपित करते हैं। तीसरी कक्षा को क्या कहेंगे? तो के एल एम। तीसरा पर कौन आ गया? एम आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 17 का डॉग हो जाएगा। देख लीजिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। 18 चलते हैं। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो मैं देखिए कितनी बार बता रहा हूँ, के एल एम एन, ठीक है। यहाँ 2, 8, 18, 32। तीसरी कक्षा पूछ रहा था, देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा पर कितना? 18 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 18 हो गया। न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में कौन मौजूद होती है? तो न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के अलावा, कौन? न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। न्यूट्रॉन जो है केवल हाइड्रोजन के परमाणु में मौजूद नहीं रहेगी और उसके अलावा सभी के परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। कौन? न्यूट्रॉन। आप लोग याद रखेंगे।
कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, पूछ रहा है कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, जिनॉन या फिर न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, तो जिनॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जिनॉन हो जाएगा, जो एक परमाणु का उप परमाणु कम नहीं है। और जिनॉन है क्या है मेरे दोस्त, तो अक्रिय गैस में नाम आता है जिनॉन का। कौन सा अक्रिय गैस में नाम आता है, जिनॉन का। जिनॉन का आपसे पूछ सकता है कि परमाणु संख्या कितनी होती है, तो जिनॉन का आता है मेरे दोस्त कितने नंबर पर, तो जिनॉन आता है 54 नंबर पर। कितना नंबर पर, तो 54। कितना 54 यानी कि 54 नंबर पर आता है जिनॉन का नंबर मेरे दोस्तों। अक्रिय गैसों की संख्या टोटल है कितना, तो अक्रिय गैसों की संख्या मेरे दोस्तों 6। कितने हैं, 6। कौन कौन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो बोल रहा कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेनॉन। एम सतह में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको कितनी बार बताया, एम का 6 में 18 हो जाएगा। प्रोटॉन में कितना धनात्मक आवेश होता है, तो मैं आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में उतना ही होता है। बस आपको इतना देखना है कि इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है और प्रोटॉन में +1 होता है। तो देखिए आप देखिए ऑप्शन में कि 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, कितना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम प्रोटॉन में आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन का बोलता है तो माइनस में बोलते हैं, -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। आगे चलते हैं, एम कक्षा में कितना था, एम कक्षा में देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 18। किसी परमाणु के एम कोश में कितने थे, 18। एल में कितना, तो KLMN लिखे थे ना अभी हम, KLMN यहाँ लिखे थे 2 8। देखिए क्या लिख रहे हैं यार, देखिए K हो जाएगा, L हो जाएगा, M हो जाएगा, N हो जाएगा, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, 32 हो गया। तो आपको पूछ रहा है कुछ L, तो L के सामने कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप लोग 8 याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, ठीक है, तो उस तत्व में कितने सेल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि परमाणु संख्या 13 किसका होता है, तो 13 होता है एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का जब 13 होता है उसको हम तोड़ किस सकते हैं, 13 परमाणु संख्या है, तो 13 परमाणुओं को हम तोड़ेंगे 2 8 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि 2 8 तो हमको जरूरी है। तो 2 8 10 तो पहले ही भर गया, और 13 में जब 10 भर गया तो बचेगा लास्ट में कितना, 3। तो लास्ट में जो 3 बच गया मेरे दोस्त, तो पूछ रहा है कि इस तत्व में कितने सेल होंगे, तो इस तत्व में 3 सेल होंगे। कितने सेल होंगे, तो इस तत्व में 3 सेल हो जाएंगे, और 13 परमाणु संख्या एल्युमिनियम का आता है। आगे चलिए, बाहरीतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, तो बाहरीतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप लोग याद रखेंगे संयोजक। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, संयोजक परमाणु, प्रोटॉन, क्रमांक, तो नहीं, बाहरीतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। पूछ रहा है यहाँ कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितने हैं, तो बस कॉन्सेप्ट वही है मेरे दोस्त, बस क्वेश्चन अलग अलग है। देखिए KLMN हो गया, 2 8 18 32। तो चौथा यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा में कितना हो गया, 32 हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किया गया था JJ थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, तो JJ थॉमसन के द्वारा। JJ थॉमसन कौन थे, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे मेरे दोस्त। कौन थे, इलेक्ट्रॉन के एक खोजकर्ता थे JJ थॉमसन। उनके कैथोड किरण का पहली बार प्रयोग किए थे JJ थॉमसन। चलिए आगे चलते हैं, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डॉट डॉट पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण किस पर, सोना पर, चांदी पर, टाइटेनियम पर, एल्युमिनियम पर। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में अल्फा कण सोना पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। किस पर, तो सोना पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। किसी परमाणु के K कक्षा में, कितनी बार बताऊं यार, K कक्षा में कितनी होती है, तो 2 होती है। शुरुआत ही होता है K से। आगे चलते हैं, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कौन सा सूत्र पर निर्भर करेगी, तो 2n² पर। कौन सा, तो 2n² पर उससे निकाला जाता है मेरे दोस्त कि इसमें कितना सेल है, इसमें कितना हो जाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा। कौन सा सूत्र हो जाएगा, 2n²। आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, कितना है, क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। और दिया हुआ है क्या मेरे दोस्त, रियल में क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 ही होता ही है। तो बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 36 तो दिया हुआ है, तो 36 का पहले तोड़िए। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन को रखना जरूरी है, 2 को जरूर रखना है, तो 2 रखेंगे। दूसरा में
दूसरा में तो 8 रखना पड़ता, तो 8 इसको जरूर रखेंगे। 2 8 18 32 होता है ना मेरे दोस्त, तो 2 रखेंगे, इसके बाद 8 रखेंगे, इसके बाद फिर 18 रखेंगे। तो देखिए कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 18 28 हो गया 28। तो 28 और फिर लास्ट में बचेगा कितना, तो 8, तो 8 रख देंगे। तो 36 को किस प्रकार तोड़ सकते हैं हम लोग, 2 8 18 8। कौन सा, 2 8 18 8। तो देखिए 2 8 18 8 कौन सा ऑप्शन में हो गया, बॉल में हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बॉल हो गया। आगे चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है, तो तत्व का नाम क्या होगा, तो 2 8 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पकड़िए कितना हो जाएगा जोड़ने से, देखिए 2 8 10 और 2 12। तो 12 किसका परमाणु संख्या होता है मेरे दोस्त, तो 12 हो जाता है मैग्नीशियम का। किसका हो जाता है, मैग्नीशियम का हो जाता है 12। कौन सा, मैग्नीशियम का हो जाता है 12। चलिए पहले 1 से लेकर के हम कम से कम आपको 30 तक हम लाइन से आपको सुनाते हैं, और आप लोग याद रखेंगे परमाणु संख्या आपको कम से कम 30 तक याद रखना ही होगा मेरे दोस्त। अगर आपको सिलेक्शन लेना है रियल में, आपको अगर सिलेक्शन की चाह है, तो आपको कम से कम 30 तक पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या को याद रखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। कितना हो गया, 10 हो गया। देखिए फिर से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन तक 10 हो गया। इसके बाद सोडियम से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सोडियम कितना पर आता है, 11 पर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, सॉरी ये ऑर्गन का पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए सोडियम 11 होता है, इसके बाद 11 से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इसके बाद हो जाएगा फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। कैल्शियम का याद रखेंगे 20 होता है, कितना 20। देखिए नियॉन का 10, कैल्शियम का 20। अब ये कैसे देखते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। देखिए आयरन का बहुत पूछता है मेरे दोस्त, 26 याद रखिए। आयरन कितना पर आता है, 26 पर। आयरन हो जाएगा कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक कितना पर आ गया, 30 पर आ गया। कितना पर, 30 पर। देखिए 10 पर आया था नियॉन, 20 पर आया कैल्शियम और 30 पर आ गया कौन सा, जिंक, यानी कि जस्ता आ गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, 10 हो गया। 11 देखिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20 हो गया। इसके बाद 21 से देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जस्ता। 30 तक आपको कम से कम पीरियोडिक टेबल में परमाणु संख्या को याद रखना है, ताकि आपको कहीं भी द्रव्यमान निकालने में कोई समस्या ना आए, और बाकी परमाणु क्रमांक को भी और कहीं विन्यास तोड़ना है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आए। तो चलिए आगे चलते हैं। यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो पहले सेल में लोग कितना रखते हैं, 2 रखते हैं, और टोटल इसका 8 है ही है, तो 2 रख देंगे तो बचेगा फिर क्या, 6 बचेगा। तो 2 6 में हम लोग तोड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो चलिए पहले हम आपको धातु, अधातु और उपधातु के बारे में चलिए बताते हैं। धातु क्या है, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसके अंत में 1 2 और 3, कितने, 1 2 और 3, और 1 2 और 3 आते हैं लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। देखिए याद रखेंगे, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ने से हमको 1 2 और 3 अंत में बचते हैं, तो उस क्या होगा, वो तत्व जो होगा सब वो धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धातु। और अगर उसकी परमाणु इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अंत में उसका 4 आता है, कितना, तो 4, तो 4 हो जाएगा मेरे दोस्त उपधातु। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा उपधातु। और अगर तोड़ने के बाद 5 6 और 7 अंत में 5 6 7 बचता है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो हो जाएगा आधातु। क्या हो जाएगा, आधातु हो जाएगा। याद रखेंगे, देखिए फिर से हम लिख देते हैं, 1 2 और 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। अगर 4 हो गया तो 4 क्या हो जाएगा, उपधातु हो गया। 4 क्या हो गया, उपधातु। और 5 6 और 7, 5 6 7 अगर हो गया तो क्या होगा, तब हो जाएगा आधातु। ठीक है, याद रखेंगे। जिसके परमाणु क्रमांक को तोड़ने पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तोड़ने पर हम लोग लास्ट में 1 2 3 बचेगा उसको धातु बोलेंगे, और जिसका 4 लास्ट में बचेगा उसको उपधातु में आता है, और 5 6 7 अगर अंतिम में बचता है उसको हम आधातु बोलेंगे। और अगर 8 आता है तो 8 तो अक्रिय गैस हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, 8 अक्रिय गैस में हो जाएगा। तो आप लोग इसको तोड़ के समझ सकते हैं यार। जैसे किसी भी एग्जाम्पल आप लीजिए ना, जैसे कार्बन का आप ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन कितना नंबर पर आता है, देखिए कार्बन नंबर आता है 6 पर। ठीक है, तो 6 पर आएगा कार्बन।
जैसे देखिए कार्बन क्या हम लोग ले लेते हैं मान के चल के नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या। अगर 7 होती है तो इसको हम क्या तोड़ेंगे? तो 2 और 5 में तोड़ेंगे, तो 2 और 5 लास्ट में कितना आ गया? 5 आ गया था। 5 किसका बताया था अभी कि 5, 6, 7 अगर आता है तो क्या हो जाएगा? आधातु हो जाएगा। 1, 2, 3 आता है तो धातु, 4 आता है तो उपधातु और 5, 6, 7 आता है तो क्या हो जाएगा? आधातु। तब बोल रहा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो देखिए कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो जिसके 1, 2, 3 लास्ट में रहेगा वो धातु रहेगा। देखिए 3 है तो धातु है, 1 है तो धातु है, 1 है तो धातु है, 6 हो गया तो 6 क्या हो गया? ये उपधातु हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉग हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस परमाणु की बाहरीतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता कितनी होती है? तो उसकी संयोजकता 0 हो जाती है, याद रखेंगे। जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। ठीक है कि किस तत्व में कि इसके बाहरीतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किस तत्व में इसके बाहरीतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके हो जाएंगे मेरे दोस्त? कैल्शियम के। किसके? कैल्शियम का। आप तोड़िए, कैल्शियम कितने पर आता है? तो 20 पर आता है कैल्शियम। बताया था मैं आपको पढ़ के। तब कैल्शियम का तोड़िए, पहले तोड़ेंगे कितना से? 2 तोड़ेंगे, 2, 8, इसके बाद कितना हो जाएगा? 2, 8 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2, 8 हो गया। देखिए ना 20 है हमको, तो 20 के पहले तोड़े, पहले सेल में 2 देंगे, ठीक है, और दूसरा सेल में तो 8 देंगे। तो 8 और 2 10 दे दिए, तो फिर 18 तो देने के लिए बचेगा नहीं। अगर 18 देने के लिए नहीं बचेगा तो फिर से हम क्या देंगे? तो फिर से हम लोग दे सकते हैं उसी तरह से नहीं देंगे, 8 देंगे। तो 8 देंगे तो कितना बच जाएगा? 8 और 2 16 और 2 18। तो 18 जब दे दिए तो बचा कितना मेरे दोस्त? लास्ट में बचेगा 2। तो हमको पूछ रहा था किसके बाहरीतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कैल्शियम को हो जाएंगे। किसके? तो कैल्शियम को हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर चलते हैं हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम देखिए बाहरीतम कक्षा पूरी तरह से भारी होती है किसकी? किसकी कक्षा बाहरीतम तरह से? जैसे जिनोन की या फिर रेडियम की, फ्लोरीन के, स्कैंडियम के। तो ये बताया था मेरे दोस्त, पहले हम जिनोन देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहले हम जिनोन को ही देखेंगे। तो जिनोन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 54 पर होती है। कितनी परमाणु संख्या होती है जिनोन की? तो 54 का आप तोड़िए। कैसे तोड़िएगा? देखिए पहले आवर्त में आपको 2 देना पड़ेगा, जरूरी है। फिर इसके बाद दीजिएगा 8, इसके बाद दीजिएगा 18 और इसके बाद दीजिएगा कितना? 32 दे सकते हैं। 32 दी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 2, 8, 18, 18 ऐसे हम तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखिए 18 दूनी 36, 36 हो गया। तो 18 दूनी 36 हो गया और फिर 2 कितना हो गया? 36 2 38, 38 और 8 कितना हो गया? तो 38 और 8 हो गया 46 हो गया। तो देखिए बच कितना रहा है? 8 बच रहा है। तो 2, 8, 8, 18, 18। अगर यहाँ पर हम ऐसे देते हैं 8, 8, 2 16, 2 18। जैसे देखिए जिनोन का परमाणु संख्या होता है 54। तो इसको तोड़ने के पहले हम क्या करेंगे? पहले 2 देंगे, इसके बाद 8 देंगे, फिर 18 देंगे और फिर 18 देंगे। तो देखिए 18, 18, 36 और 2 38 और 46 हो गया। तो 46 के बाद बचा कितना? 8। तो एक और 8 अगर यहाँ पर देते हैं तो पूरी तरह से देखिए नहीं भर गया और कुछ बचा भी नहीं, तो पूरा का पूरा हो जाएगा। कौन सा बोल रहा है कि बाहरीतम कक्षा पूरी तरह से किसकी भरी होगी? तो किसकी भरी हो जाएगी मेरे दोस्त? जिनोन की हो जाएगी। जिनोन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 54 होती है। आप लोग याद रखेंगे। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के डॉट डॉट संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसकी? तो पहले आवर्त में किसको बोले थे? पहले के बोले थे। पहले के ना हो गया मेरे दोस्त। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो के हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे चलते हैं। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा? तो परमाणु संख्या 17 किसका होता है मेरे दोस्त? सबसे पहले आपको देखना कि 17 होता है क्लोरीन का। और क्लोरीन क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाता है मेरे दोस्त हेलोजन गैस में, नाम आता है क्लोरीन का। किसका आता है? हेलोजन गैस में। हेलोजन गैस कितने होते हैं मेरे दोस्त? तो देख लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, 5 गो होता है हेलोजन गैस। तो बोल रहा है कि इनमें से देखिए किसके समान होगा? तो 17 होता है क्लोरीन का। अब क्लोरीन का समान है तो देखिए जब फ्लोरीन था कितना नंबर पर? फ्लोरीन आता है 8 नंबर पर। इसके बाद होता है कौन सा? सॉरी, फ्लोरीन आता है 9 नंबर पर और इसके बाद नियोन आता है 10 नंबर पर। तो 9 के बाद कौन सा था? क्लोरीन। 8 जोड़ के आया बना 17। देखिए 9 था वहाँ किसका? फ्लोरीन का था। 9 था किसका? फ्लोरीन का था। और इसके बाद किस 17 बचा किसके? क्लोरीन का बचा, क्लोरीन। और इसके बाद 9, 8। तो फिर 8 जोड़ने के बाद अब कितना जोड़ेंगे? 18 जोड़ेंगे। तो 18 जोड़े तो 17 18 कितना हो गया? 35। तो 35 किसका हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा मेरे दोस्त किसको हो जाएगा? ब्रोमीन का हो जाएगा। किसका? ब्रोमीन का। तो 35 दिया हुआ ऑप्शन में, तो बिल्कुल 35 ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 35 हो जाएगा। यानी कि 35 परमाणु संख्या किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का। यानी कि क्लोरीन जो है 17 नंबर पर जो क्लोरीन आता है, क्लोरीन किसके
परमाणु क्रमांक के समान विशेषता रखेगा तो ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 हो गया। आगे क्वेश्चन बोला कि बाहरीतम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? तो धातु के होते हैं। अभी बताया था कि 1 2 3 आएगा तो धातु, 4 आएगा तो उपधातु, और 5 6 7 आएगा तो हो जाएगा अधातु, और 8 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डॉट डॉट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। किसमें? सबसे बाहरी ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। किसके किसके? तो आर्सेनिक और बिस्मिथ के। क्या है मेरे दोस्त? ये सब उपधातु हैं। कौन से? तो आर्सेनिक और बिस्मिथ जो है, या फिर बोल सकता है आर्सेनिक, बिस्मिथ, या फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब उपधातु की संख्या में आते हैं। उपधातु की संख्या टोटल कितनी है मेरे दोस्त? तो उपधातु की संख्या टोटल होती है 7। कितनी होती है? 7 है उपधातु की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान हो जाएगी। आर्सेनिक और बिस्मिथ दोनों के दोनों उपधातु हो गए। आगे चलते हैं। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या किस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? तो ये आपको बताया था कौन सा सूत्र है? तो 2n² है। कौन सा? 2n² सूत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे दोस्त कि हीलियम को छोड़कर, बोल रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम में केवल 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम को छोड़ करके बाकी सभी नोबेल गैसों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना? जितना भी नोबेल गैस हैं सभी के बाहरीतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। बस हीलियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरीतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सर्वाधिक स्थिर या फिर अक्रिय परमाणुओं के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो सर्वाधिक स्थिर या फिर अक्रिय परमाणुओं के बाहरीतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8 होती है। कितनी? 8। अभी बताया था अक्रिय परमाणुओं की बाहरीतम कोष में होती है 8, केवल हीलियम की होती है 2। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो उस तत्व का नाम क्या है? तो 2 8 5 पहले आप जोड़िए तो 2 8 5 क्या हो जाएगा? 8 2 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 15 पहले क्या बताया था कि 10 नंबर पर आता है कौन सा? नियॉन। तो 11 से गिनिए। सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो 15 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? 15 नंबर पर फास्फोरस हो गया। फास्फोरस ऑप्शन में है तो बिल्कुल रहेगा, नहीं कैसे रहेगा मेरे दोस्त? फास्फोरस है तो 15 नंबर पर कौन सा हो गया? फास्फोरस हो जाएगा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाहरीतम कक्षा में रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या किसका होता है? निष्क्रिय गैस का ही हो सकता है जो बाहरीतम कक्षा में रहे। कितने? तो 8। मैं बताया था ना अभी कि इलेक्ट्रॉन के बाहरीतम कक्षा में सबसे ज़्यादा रह सकता है निष्क्रिय गैस का, वो रहेगा 8। और केवल एक ही निष्क्रिय गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है हीलियम, जिसके बाहरीतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। आगे चलते हैं। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है? तो 2 8 3 देखिए, जोड़िए 2 8 10 3 13। 13 किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं भी होती हैं। अच्छा, बोल रहा है कि उसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए और उसके बाद 3 कक्षा भी बनना चाहिए। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन किस में रह सकता है? तो निष्क्रिय गैस में रह सकता है। और निष्क्रिय गैस है कौन कौन? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्रिप्टॉन का। किसका? सबसे पहले दिया हुआ ऑप्शन में क्रिप्टॉन का। तो क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या कितनी होती है? 36। तो 36 का तोड़िए, कितना हो जाएगा? देखिए 2 8 फिर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 2 8 18। इसके बाद फिर हम 8 और दे सकते हैं। कैसे? देखिए 8 2 10 10 8 18 18 36। लेकिन देखिए 36 तो पूर गया जरूर, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन भी पूर गया, लेकिन 3 कक्षा हमको चाहिए था। लेकिन कक्षा कितने बन गए? 4। देखिए 1 कक्षा यहाँ, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये तो गलत हो गया। आगे चलते हैं। नियॉन। नियॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? 10 होती है। 10। तो 10 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 और 8 में तोड़ सकते हैं। तो 2 और 8 क्या 3 कक्षा इसमें हुआ? नहीं हुआ। तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया। इसके बाद कुछ बचा जिनॉन। जिनॉन नहीं बताया था मेरे दोस्त, कितने नंबर पर आया था? 54 नंबर पर आया था। तो जिनॉन को भी हम कैसे तोड़े थे? 2 8 8 18 18, यही ना तोड़े थे। अभी हम आपको बताया था जिनॉन को तोड़कर। देखिए 8 2 10 18, 8 2 10 8 18 18 18 36 और 18 है 54। 54 तो पूर गया, लेकिन इसमें कक्षा की संख्या हो गई मेरे दोस्त कितना हो जाएगी? 5। तो ये तो बिल्कुल भी जिनॉन भी जो मेरा वहाँ से गलत हो गया। ये क्रिप्टॉन भी गलत है, नियॉन भी गलत है, जिनॉन भी गलत है। तो बचा कितना? ऑर्गन। ऑर्गन का कितना होता है? 18 परमाणु संख्या होता है। तो 18 का अगर तोड़ेंगे हम तो देखिए 2 8 8 नहीं टूट गया, 8 2 16 2 18 और 3 कक्षा भी हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑर्गन हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन की परमाणु संख्या 18। आगे चलते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 5 6 7 या फिर 8 भी। 8 निष्क्रिय गैस का होता है, लेकिन निष्क्रिय गैस में भी कुछ अधातु हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 6 7 या फिर 8 भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरीतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? तो अभी मैं बताया था ऑर्गन का, किसका आप लोग याद रखेंगे, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 3 कोष और बाहरीतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्गन हो जाएगा। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितना? ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन आता कितना नंबर है? ऑक्सीजन आता है मेरे दोस्त, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8, ठीक है। तो 8 के हम कैसे तोड़ेंगे? पहला सेल में देंगे 2 और दूसरा में बचेगा कितना? तो 6। तो 2 6 बचेगा तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? 6 हो जाएगा। आगे उसी तरह से चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाला तत्व की पहचान करें। तो 2 6 तो ही बताया था मेरे दोस्त, 6 2 8, तो 8 नंबर पर कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मारेंगे। आगे चलते हैं, कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो हम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहचानने का क्या तरीका बताए थे कि जिसके लास्ट में 1 2 और 3 होगा वही धातु होगा, ठीक है। तो धातु देखिए किसी में 3 है तो है, बस पहला ऑप्शन में है। 8 2 10 13, 13 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम एक धातु हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा है? तो आकार सबसे ज़्यादा किसका छोटा हो जाएगा मेरे दोस्त? देखिए सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो देखिए जिसका परमाणु संख्या ज़्यादा होगा मेरे दोस्त उसका आकार में सबसे वो छोटा हो जाएगा। तो परमाणु संख्या देखिए सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12, एल्युमिनियम का हो जाएगा तो 13। तो देखिए परमाणु संख्या जब इसका आकार बड़ा, परमाणु संख्या इसका बड़ा हो गया तो इसका आकार सबसे छोटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 2 8 7 है। देखिए 2 8 7, 2 8 7 किसका हो जाता है? 8 2 10 और 7 17। तो 17 नंबर पर कौन सा आता है मेरे दोस्त? क्लोरीन आता है। किसका आता है? 17 नंबर पर क्लोरीन होता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो 17 का तो थोड़ा हाई हुआ मेरे दोस्त। देखिए 2 8 7, जो 7 आवेश देखिए 7 दिया हुआ है लास्ट में, इसको हमको पूर्णा कितना चाहिए था? अगर पूरी हमको सेल में भरना है तो हमको 8 होना चाहिए था, लेकिन है यहाँ कितना? 7 है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 1 हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर एक अलग से इसमें हम देंगे तो इसकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है तो इसके प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करिए। देखिए प्रोटॉन की संख्या मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या मतलब होता है परमाणुओं की संख्या, यानी कि परमाणु नंबर जितना नंबर आता है वो संख्या, जितना परमाणु संख्या है उसी का उसको बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। यानी कि प्रोटॉन की संख्या परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। और परमाणु की संख्या निकालते हैं कैसे? उसको इलेक्ट्रॉन विन्यास को जोड़ करके। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास हम जोड़िए, देखिए 8 2 10 और 5 15, तो उसकी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 15 हो जाएगी। आगे चलते हैं, उस 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि उस 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए ऑप्शन से हम चलते हैं। देखिए ऑप्शन पहले लेते हैं, हम बी वाला ऑप्शन लेंगे, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्योंकि चारों ऑप्शन को मेरे दोस्त धीरे धीरे बारी बारी से करके मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद हो सकती है कि नहीं आए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं जो आंसर है उसी को आंसर पर फोकस करके आपको समझाने का पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए लिथियम, तो लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम आती है 3 पर, तो 3 पर देखिए 3 पर कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम लोग तोड़ सकते हैं 2 और 1 में तोड़ सकते हैं। तो बोल रहा है कि बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देखिए 1 हो गया ना, बिल्कुल। सोडियम कितना पर आता है? 11 पर, 11 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 8 1 तोड़ सकते हैं। देखिए 1 इसमें भी आ गया। पोटेशियम, तो पोटेशियम कितना पर आती है? देख लीजिए आप, देखिए पोटेशियम अगर 11 पर कौन सी आती है? 11 पर आती है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फिर पोटेशियम आती है 19 पर। कितने पर आती है? 19 पर। तो 19 पर अगर तोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 2 8 8 8 8 2 8 8 और इसके बाद 1 है ना बचा। 8 8 16 2 18 19। देखिए 1 नहीं हो गया तो हो गया। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं आपको पूरी ऑप्शन से लेकर समझाने का कोशिश किया हूं, और आप दोबारा देखेंगे तो बिल्कुल आपको भरपूर समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही विवरण कौन सा है? एल्युमिनियम 13 नंबर पर आती है, इसको हम 2 8 3 में तोड़ सकते हैं। कितना में? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और 2 8 3, इसको हम तोड़ ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या होती है 298। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणुओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि हमको परमाणु संख्या निकालना है। ठीक है, तो बोल रहा है कि आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 298 और नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है। तो देखिए परमाणु संख्या का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। अगर द्रव्यमान में से हम न्यूट्रॉन घटा देते हैं तो उसमें जो बचेगा
प्रोटॉन की संख्या बचेगा और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है 298 दिया हुआ है और नाभिक में न्यूट्रॉन कितना दिया हुआ है 196 दिया हुआ है। अगर दोनों को हम घटा देते हैं तो प्रोटॉन की संख्या बचेगा और प्रोटॉन की संख्या को हम लोग भी परमाणु संख्या बोलते हैं। घटाइए कितना बचा, 8 में से हो गया 2, 9 में से 9 हो गया 0 और 2 में से हो गया 1, यानी कि 102 जो है इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। 102 कौन सा ऑप्शन में है, तो बी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, परमाणु क्रमांक को हम लोग किस अक्षर के द्वारा निरूपित करते हैं। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या को हम लोग कौन सा अक्षर से दर्शाते हैं, तो बड़ा जेड। कौन सा, तो बड़ा जेड के रूप में हम लोग दर्शाते हैं परमाणु संख्या को। आप लोग याद रखेंगे बड़ा जेड। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा, या फिर एक तत्व एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्वारा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या फिर तत्व की संयोजकता के द्वारा, या फिर एक अणु में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा। तो ये बताया था कि परमाणु संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। तो परमाणु संख्या को निश्चित किससे करेंगे, तो एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से निश्चित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 है, तो तत्व का नाम क्या है, तो 2, 8, 4 को पहले जोड़िए, 8, 2, 10 और 4, 14। तो 14 किसका आता है मेरे दोस्त, देखिए 11 में क्या आता है सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन। सिलिकॉन ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है सिलिकॉन, 14 में सिलिकॉन हो जाएगा। 15 बोलता है कौन सा हो जाएगा, फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 1 है, तो तत्व का नाम बताइए। तो 2, 8, 8 जोड़िए, 8, 8, 2, 16, 2, 18, 1, 19। तो 19 किसका बताया था अभी, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम, तो 19 पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी मेरे दोस्तों कितनी, 7 हो जाएगी। कितनी, तो 7 हो जाएगी। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 7। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 ही होती है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 ही हो जाएगी। ठीक है, आगे चलेंगे। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, तो यही बताया था आपको कि न्यूट्रॉनों अगर निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु संख्या को हम लोग घटाएंगे तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगी। क्या, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइए और परमाणु संख्या को हम लोग कौन सा अक्षर से दर्शाते हैं, तो परमाणु संख्या हम लोग बड़ा जेड से दर्शाते हैं। और परमाणु द्रव्यमान संख्या को बोलेगा कि किससे दर्शाते हैं, तो अंग्रेजी का बड़ा अक्षर ए से दर्शाते हैं। किससे, ए से दर्शाएंगे द्रव्यमान संख्या को, और परमाणु संख्या को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो परमाणु में किस संख्या किसके बराबर होती है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में किसको जाना जाता है, तो किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, द्रव्यमान संख्या बनेगा। और उसी तरह से भी यहाँ पर देखिए दिया हुआ था कि न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को हम लोग घटा देंगे। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाएंगे तो बचेगा न्यूट्रॉन, और यहाँ बचेगा कुछ ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़े से बनता है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होता है, तो किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉनों की किसकी, कितनी बार बता रहा हूँ कि परमाणु क्रमांक जो प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, तो प्रोटॉनों में मौजूद उसकी संख्या पर के बराबर होता है, उसी पर निर्भर करता है। एक तत्व के समस्थानिक हैं कि द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है, तो द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या अगर घटाते हैं तो इसकी परमाणु संख्या निकल जाएगी। तो 298 में से 188 अगर घटा देते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 110 हो जाएगा, जो कि इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 110 यानी कि डॉग। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है तो क्या कहलाएंगे, वैसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है और परंतु परमाणु संख्या जो है अलग अलग है, क्या कहलाएंगे, उसके हमको आइसोबार कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, उसके हम लोग आइसोबार कहेंगे। ठीक है, और जिसकी परमाणु संख्या परमाणु संख्या समान रहेगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप बोलेंगे। ठीक है, आइसोटोप। आगे चलते हैं। डॉट डॉट की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। किसकी, तो परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है किसकी, तो न्यूट्रॉन को होती है। अभी सूत्र पीछे क्वेश्चन में रिपीट हुआ था मेरे दोस्त कि परमाणु के द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है, तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या को हम लोग एक उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से, किसके, उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या से हम लोग दर्शा सकते हैं।
आगे चलते हैं। एक तत्व का परमाणु भार जो है W है, कौन सा है, परमाणु भार W दिया हुआ है और परमाणु संख्या N दिया हुआ है, ठीक है। परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान W है और संख्या N है, तो इसके केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉन की संख्या जो होती है परमाणु संख्या के बराबर होती है, तो परमाणु संख्या N है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना हो जाएगी, तो N हो जाएगी, क्या N हो जाएगी, सिंपल बात है। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, तो एक तत्व की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, किसकी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, आप लोग याद रखेंगे। न्यूक्लियस में कौन सा जो है परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुरा फिरा कर दिया हुआ है मेरे दोस्त, ताकि आपको एग्जाम में इतनी आप प्रैक्टिस यहाँ से करके जाए कि एग्जाम में आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉन जो है से परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, कौन सा, प्रोटॉन जो है परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। आगे चलते हैं, आगे मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो परमाणु क्रमांक को, किसको, परमाणु क्रमांक को। देखिए बोल रहा है किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है, तो परमाणु क्रमांक को भार की तुलना में एक मूल विशेषता हम लोग मानते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि 9F19 में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को लिखे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग बताना है, तो देखिए ऊपर जो दिया हुआ होता है वो क्या होता है, ऊपर जो दिया हुआ था, देखिए जैसे 19 इसमें दिया हुआ है ऊपर, तो ऊपर 19 दिया हुआ क्या है, ऊपर 19 दिया हुआ द्रव्यमान संख्या है, क्या है, द्रव्यमान संख्या है। और नीचे जो दिया हुआ था है वो क्या होता है, तो नीचे देने वाला जो होता है परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है। तो नीचे दिया हुआ कितना, 9, तो इसमें कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, तो इसमें 9 प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है, याद रखें कितना प्रोटॉन हो जाएगा, 9 प्रोटॉन हो जाएगा। और ऊपर जो दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, तो 19 क्या हो जाएगा, 19 तो टोटल हो जाएगा, तो टोटल हो गया द्रव्यमान संख्या, और 19 में से 9 देखिए नीचे दिया हुआ है परमाणु संख्या, तो उसमें से अगर 19 में से 9 को हम घटाते हैं तो बचा कितना, तो बचेगा 10, और वो 10 बचा क्या मेरे दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। ऊपर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन निकल गया 10, कितना, 19 में से 9 निकलने के बाद बचा 10। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी, कितनी, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी, कितना, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके किस पर निर्भर करती है, तो परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है, तो सबसे परमाणु द्रव्यमान किसका कम होता है, हाइड्रोजन का होता है, कितना होता है, 1 होता है मेरे दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कम होता है, सबसे कम 1। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए परमाणु संख्या पूछ रही है, तो परमाणु संख्या जिसमें जितना प्रोटॉन रहेगा मेरे दोस्त उतना ही उसको परमाणु संख्या होती है, या फिर जितना परमाणु संख्या रहती है उसके प्रोटॉन उतना होता है। तो बोल रहा है कि परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन तो उसके परमाणु संख्या भी 10 हो जाएगी, ठीक है। आपको सिंपल सा जवाब दे देना है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक बनता है केवल 1 प्रोटॉन से। किससे बनता है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक बनता है केवल 1 प्रोटॉन से बनता है, आप लोग याद रखेंगे, केवल 1 प्रोटॉन से बनता है हाइड्रोजन अणु का नाभिक। आगे चलते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या हम बताए हैं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या और घटाते हैं हम तो न्यूट्रॉनों की संख्या बच जाती है। तो द्रव्यमान संख्या है 39 और इस परमाणु संख्या 29, तो अगर दोनों को घटा लेते हैं द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या बचेगा। तो 39 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 20, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। आगे चलते हैं, कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो C612 से निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि C612 में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन मेरे दोस्तों कितने हो जाएगा, ऊपर देखिए जो 12 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ, ठीक है, द्रव्यमान, और नीचे तो 6 दिया हुआ, क्या है, परमाणु संख्या है, प्रोटॉन है, इसमें तो 6 प्रोटॉन तो कन्फर्म हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन की बात की जाए तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या को घटाते हैं तो बचेगा न्यूट्रॉन, तब 12 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना, इसमें 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 6 प्रोटॉन भी बच जाएंगे, सिंपल बात हो जाएगा। नीचे वाली संख्या जो है प्रोटॉन की दर्शाता है तो 6 प्रोटॉन, और अगर ऊपर द्रव्यमान में से हम प्रोटॉन घटाएंगे तो 6 न्यूट्रॉन बचेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन
एक तत्व के नाभिक में, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, ठीक है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग के बराबर। तो 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो दोनों को जोड़ दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने से द्रव्यमान संख्या निकलती है, तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन जोड़ने से 23 हो जाएगा, ठीक है। इसकी द्रव्यमान संख्या 23 हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे फ्रेंड, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होते हैं? तो ड्यूटेरियम में मेरे दोस्तों 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? टोटल 3। कितने? हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वह कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिक बिल्कुल अलग अलग होते हैं? तो हाइड्रोजन, आपको याद रखना है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक अलग अलग होते हैं। कितने इसके समस्थानिक है? तो इसके समस्थानिक की संख्या 3 है। कौन कौन? तो एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इसके 3 समस्थानिक है, और हम लोग जान रहे हैं ड्यूटेरियम के बारे में, ठीक है। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में क्या होते हैं? तो ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होगा। क्या? 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइसोटोप या फिर समस्थानिक क्या है? आइसोटोप और या समस्थानिक क्या है? तो अभी मैं बताया था कि एक तत्व के परमाणु जिसमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग है, यानी कि परमाणु संख्या समान होना चाहिए और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए, उसको हम लोग आइसोटोप या फिर समस्थानिक बोलते हैं। तो आइसोटोप या समस्थानिक की परिभाषा, जिसके परमाणु का संख्या जो है समान होना चाहिए और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में है? तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन में है, आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी? तो द्रव्यमान संख्या में से अगर न्यूट्रॉन की संख्या को हम घटाते हैं मेरे दोस्त, तो उसकी परमाणु संख्या निकल जाएगी। तो 298 में से आप 189 को घटाइए, सिंपल, ठीक है। 189 घटाते हैं तो 18 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 9, और इतना कितना बचेगा? 18 में 60 गया तो 10, ठीक है। 109 हो जाएगी, इसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एप्पल हो जाएगा। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसको क्या बदल जाएगा? जब आप परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाएगा मेरे दोस्त। क्या बदल जाएगा? आप लोग याद रखेंगे, इसका समस्थानिक बदल जाएगा। आगे चलते हैं, अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा कितने होते हैं? तो अमोनिया में देखिए, अमोनिया का फुल क्या होता है? अमोनिया का सूत्र की बात की जाए तो NH3 होता है, ठीक है। NH3 है ना, होता है NH3। तो N का देखिए परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? N का देखिए परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है, यानी कि N माने कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, और हमको निकालना क्या है मेरे दोस्त? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान होता है जो परमाणु संख्या करीब करीब दुगना होता है। कितना? करीब करीब दुगना। तो 7 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 14, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो मैं बताया था कि हमेशा का द्रव्यमान 1 होता है, और 3 यहाँ पर दिया हुआ है गुना में, तो हम लोग 3 लिखेंगे। 1 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो 14:3 कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कैट वाली ऑप्शन में है। अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉट डॉट की रासायनिक विशेषता एक समान होती है तो कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है? बोल रहा है कि कौन सा किसी तत्व का बोल रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है। तो समस्थानिकों का गुण, पहले ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, या फिर उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, या फिर ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, या फिर ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, क्या होता है, समस्थानिकों के बारे में बताता हूँ कि समस्थानिक उसे कहते हैं या फिर आइसोटोप उसे कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। क्या? द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम लोग द्रव्यमान संख्या कहें। और पहला ऑप्शन में क्या हुआ कि दिया हुआ कि द्रव्यमान संख्या समान होते हैं, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जब मेरा गलत हो गया, और इसके बाद परमाणु संख्या समान होते हैं तो बिल्कुल उसकी परमाणु संख्या समान होने चाहिए समस्थानिकों में, और ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो बिल्कुल समस्थानिक जो है वो भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं और समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, वो भौतिक गुण अलग अलग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, लेकिन रासायनिक गुण समान प्रदर्शित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 और 4, यानी कि तीनों से इधर 2, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है? तो बी वाला ऑप्शन में है, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं,
परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? देखिए वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर छूटा हुआ है। वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके हम लोग समस्थानिक कहेंगे। आगे चलते हैं। यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को किसकी खोज से गलत सिद्ध हो गया था? एक अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, तो किसकी बोल रहा है कि किसकी खोज से गलत सिद्ध हो गया है? तो इस समस्थानी की खोज से, समस्थानी की खोज से जब से हुआ मेरे दोस्त, वो गलत साबित हो गया कि सभी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। आगे चलते हैं। देखिए आगे मेरा क्वेश्चन बोल रहा है प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक है 17Cl35 का 75% और 17Cl37 का 25%। क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगी? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, बिल्कुल नीचे दिया हुआ है, और उसका बोल रहा है कि 17Cl35 का 75% निकालना है, इसका 75% निकालिए और इसका 25%, और दोनों को समस्थानिक निकालने के लिए औसत परमाणु निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर दोनों को जोड़ के आप दोनों 2 से डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 35.5। अगर मैं आपको पूरी बताऊंगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होती चली जा रही है, जो कि आपको हो सकती है पसंद ना आए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ही तत्व या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? तो एक ही तत्व या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो अणु बनाते हैं। एक ही तत्व या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। एक ही तत्व या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? तो वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बस लिखा हुआ थोड़ा सा अलग रूप से है। एक ही तत्व या फिर अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर अणु बना सकते हैं, ठीक है। CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात कितना हो जाएगा? तो CaO, Ca किसका हो जाता है संकेत चिन्ह? कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणु संख्या जब 20 तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा कितना? 40। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो 40 हो जाएगा, ठीक है, इसको 40। और O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है? 8 पर आता है, तो 8 दूना इसका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 16। ये ना हो जाएगा 8 दूनी 16। अब दोनों का काट दीजिए, 8 से काटेंगे तो 5 बार में, 8 से काटेंगे 2 बार में, तो 5:2 कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल है, तो एप्पल ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारक क्या है? तो एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? तो अंतर का कारण है मेरे दोस्त कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होना। अगर उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ही अलग अलग होती जाएगी तो उसके समस्थानिक के अणु भी द्रव्यमान में अंतर का कारण बन जाएगा, ठीक है। तो उसके न्यूट्रॉनों की संख्या का अलग अलग संख्या होना समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण बन जाता है। आगे चलते हैं कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात उपस्थित होते हैं कितने, कौन से अनुपात में? तो पानी में, पानी का फुल क्या होता है मेरे दोस्त? सूत्र रहते हैं H2O होता है, यह ना होता है H2O। तो देखिए द्रव्यमान पूछ रहा है, तो H हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और दुगना दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे, और ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु संख्या, उसका द्रव्यमान हो जाएगा 16। तो 2 और 16 को काटेंगे तो 1:8 कहीं ऑप्शन में है? तो बिल्कुल ऑप्शन 1:8 बी में हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु? अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड देखिए इसको सूत्र क्या होता है? NH3Cl, ये ना होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH3Cl। तब बोला उसको अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु हो जाएंगे? देखिए आप परमाणु हो जाएंगे, देखिए सॉरी देखिए NH3Cl नहीं होता है, अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। कौन सा होता है? NH4Cl होता है। तो कितने अणु हो जाएंगे? देखिए N का कितना हो जाएगा? N में कुछ नहीं तो 1 तो जरूर अणु हो जाएगा, 1, और हाइड्रोजन में 4 हो गया तो 4 यहाँ हो गया, क्लोरीन में कुछ नहीं तो 1, तो जोड़ लीजिए सबका कितना हो जाएगा? तो 4, 1, 5 और 1 6 हो गया। तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु हो जाएंगे? तो 6 परमाणु हो जाएंगे। आपको याद रखना है कितने? तो 6 परमाणु। सभी को केवल सूत्र लिखकर गिन लिया जाता है, उसी को उसको अणु में बोलते हैं, अणु के परमाणु। आगे चलते हैं। किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होंगे? तो किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होंगे? अब देखिए, देख सकते हैं ऑप्शन से भी सीधा HNO2 लिखा हुआ है ना, तो H में कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा, तो 1 और N में 1, तो कितना हो गया? 2 और 2 4, तो इसमें 4 हो गया। CO2, तो C में कुछ नहीं तो 1 हो गया और 2 यहाँ तक 3 हो गया इसमें टोटल। देखिए H2SO4 में H में 2 लगा हुआ है, S में कुछ नहीं तो 1 तो हैगा, तो 2 और 1 3 और 4 7, तो इसमें 7 परमाणु हो गए। और देखिए इसमें देखिए
OH कर देले है डबल, तो OH कितना हो जाएगा, इसमें 1 और 1 इसमें 2, तो 2 और 2 इसमें कितना हो गया, तो 2 2 4 हो गया, दुगुना कर देंगे तो 4, और इसमें कैल्शियम 1, तब कितना हो गया 5। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, तो H2SO4 में हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4। संभारिकों में डॉट डॉट की संख्या समान होती है, किसकी, तो संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है, किसकी, संभारिकों में नाभिक की संख्या समान होती है। आप लोग याद रखेंगे, संभारिक में नाभिक की संख्या समान हो जाएगी। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या कहा जाता है, तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को आइसोबार कहा जाता है। क्या, समान द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होना चाहिए, उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोबार। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु या फिर अणु को क्या कहेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेगा तो उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उससे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या रहेगा परमाणु या फिर अणु तो उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। आगे, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया है, तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन दिया है। कौन दिया है, जॉन डाल्टन दिए हैं। एक और पूछता है मेरे दोस्तों, गुणित अनुपात का नियम कौन दिया है, तो गुणित अनुपात का नियम आपको याद रखना जॉन डाल्टन ने दिया है। कौन, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया है मेरे दोस्त गुणित अनुपात का नियम। कब दिया गया है, तो 1803 ईस्वी में दिया गया है। कब, 1803 ईस्वी में दिया है गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे दोस्त। आगे हो गया, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं, तो परमाणु जो है रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। किसका, तो परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 40। ठीक है, 40। आगे चलते हैं। NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए आप निकालिएगा। नाइट्रोजन कितना पर आता है, तो 7 पर आता है। हाइड्रोजन का कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 7 4 11, 7 18 और 3 21। ठीक है, 21 दिया हुआ है। देखिए पूरा जोड़िए आप पहले कि नाइट्रोजन कितना पर आता है, तो 7 पर आता है, तो इसके 7 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन कितना पर आता है, 1 पर होता है, और 4 गुना दिया हुआ है, तो 4 यहाँ हो गया। ठीक है, फिर नाइट्रोजन कितना पर आता है, 7 हो गया। ऑक्सीजन कितना पर 8 होता है, 3 गुना दिया हुआ है, तो 24। तो जोड़िए टोटल, तो 24 और 7 21 और 4 21 और 4 25 और 7 कितना हो गया 32, सॉरी कैसे 32 हो गया यार, 24 और 7 कितना हो गया 31 और 4 35 और 7 42 ना हो गया, टोटल 42 हो गया। और बोल रहा कि नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा, तो नाइट्रोजन देखिए कि नाइट्रोजन कितना, नाइट्रोजन इसमें है कितना, तो 7 और 7 14 है और टोटल कितना है तो 42 है। ठीक है, तो 14 गुना 100/42 प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। देखिए 7 से करिए, 7 दूनी 14 और 7 छक 42, 2 से काटिए करीब 3 बार में। अब 3 से देखिए 100 को हम डिवाइड करेंगे तो करीब 33.33 यानी कि लगभग बात की जाए तो लगभग में आ जाए 35%, इसका राइट आंसर हम लोग देंगे जितना 35%। ठीक है, आगे चलते हैं। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, CO2 में, तो देखिए कार्बन कितना पर आता है मेरे दोस्त, कार्बन देखिए आता है मेरे दोस्त 6 नंबर पर, कितने पर आती है तो 6 नंबर पर कार्बन हो जाएगा। और ऑक्सीजन आती है 8 पर, तो 8 दूनी 16 हो गया, तो 16 और 22 टोटल हो गया। उसमें कार्बन निकालना था, कार्बन 6, तो 6 गुना 100/22 यही ना करेंगे, तो कर दें। देखिए काटिए, 2 से काटिए तो 3 बार में, 2 से काटिए 11 बार में। अब देखिए 300 में हमको 11 से भागा देना है, यही ना करना है। 300 में हम लोग 11 से भाग देंगे, तो 11 से देखिए कितना बार में लगेगा, 11 दूनी 22, 7 और 0 यानी बचा 11 दूनी 22, तो 8 और 0 80 बच गया, तो 11 से 77 यानी कि 27 पॉइंट कुछ, तो 27 पॉइंट कुछ कौन सा ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन में है। एक H2O के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो एक H2O के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो देख लीजिए H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 2 हो गया हाइड्रोजन का और इसका हो गया 8, तो 2 और 8 कितना हो गया 10 हो गया, यही ना हो गया। तो हाइड्रोजन के प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए, देखिए हाइड्रोजन कितना, इसमें हाइड्रोजन है 1 और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 8, तो 1 और 8 कितना हो गया 9 टोटल हो गया। अब हाइड्रोजन पूछ रहा था 1 गुना 100 हो गया 9, अब 100 में 9 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 11.11 करीब हो जाएगा, कितना 11.11।
पदार्थ का वह सबसे छोटा कण कौन सा है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है मेरे दोस्त अणु है। कौन सा है? अणु है, लेकिन जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है अणु। परमाणु भी छोटा कण है लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र अवस्था में परमाणु नहीं रह पाता, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में रहता कौन है? तो अणु है। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो पानी की 1 अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है? पानी का सूत्र पर लिखिए H2O। देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? H2, तो 1 दूना 2 हो गया इसका, और हाइड्रोजन इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का, तो 8 दूनी 16, तो 16 2 18 हो गया 1 अणु के, तो 5 अणु के कितना हो जाएगा? 18 5 90 यूनिट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अणु से परिचय किसके द्वारा 1986 ईस्वी को कराया गया था? अणु से परिचय, यानी कि अणु का परिचय कौन दिया सबसे पहले? तो अणु का परिचय कराने वाले वैज्ञानिक मेरे दोस्तों विलियम ओस्टवाल्ड है। कौन है? विलियम ओस्टवाल्ड, जो 1986 ईस्वी में अणु शब्द से परिचय कराया था सभी को। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है, जो कि स्वतंत्र अवस्था में रहती है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव अणु को क्या कहा जाता है? तो अणु कहा जाता है। और तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं, याद रखेंगे। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु और यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। अणु का गठन करने वाली परमाणुओं की संख्या को इसके डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो अणु का गठन करने वाली परमाणुओं की संख्या को इसको परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? तो परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसको परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट का आप निकाल लेंगे, थोड़ा सा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र लिख के बस आपको द्रव्यमान दुगुना करके जोड़ लेना है, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसको आप जोड़ लेंगे सभी को, द्रव्यमान आपका आंसर हो जाएगा 106। COH का होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो COH का होल 2 का सापेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप लोग जोड़िए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ COH का होल 2, तो वो कितना पर आता है? तो ऑक्सीजन 8 पर आता है, हाइड्रोजन 1 पर आता है, तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 8 दूनी 16, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? तो 1 दूनी 2, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 हो गया। और यहाँ इसका दुगुना लगाया हुआ था, 18 दूनी 36, और कैल्शियम का द्रव्यमान 20 दूनी 40, तो 40 और 36 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। आगे चलते हैं, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान जो है डॉट डॉट के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। तो सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं। किसके? तो कार्बन 12 के एक परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं परमाणविक द्रव्यमान, कार्बन 12 के। COH का होल 2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कितने परमाणु मौजूद हैं मेरे दोस्त? तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन में कितने हैं? तो 1 है ना, और हाइड्रोजन में भी 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 का हम दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 का दोगुना हो गया 4, और कैल्शियम में कुछ नहीं तो 1 तो जरूर होगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा? तो कितने परमाणु हो जाएगा? टोटल 5 परमाणु हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात कितना हो जाएगा? तो CO2 कार्बन कितना पर आता है? तो कार्बन आता है मेरे दोस्त 6 नंबर पर, तो 6 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितना पर आता है? तो ऑक्सीजन आता है 8 पर, तो 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाएगा। काट लीजिए, 4 3 12 4 3:8, 3:8 का ही है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए वाला में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो 17 हो जाएगा। आप निकाल लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा मेरे दोस्त, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम पूरी क्वेश्चन को डिटेल नहीं दे सकते। थोड़ा सा आप भी मेहनत जरूर करिए, क्योंकि आपको भी तो सफलता पानी है ना मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? किस तत्व के लिए? कार्बन, कार्बन का कैसे लिखते हैं मेरे दोस्त? C, तो बस क्या हो गया? 1 अक्षर हो गया। आयोडीन का कैसे लिखते हैं मेरे दोस्त? तो आयोडीन, आप लोग बताइए कैसे होगा आयोडीन को? आयोडीन का बस 1 अक्षर हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आयोडीन को क्या लिखते हैं? आयोडीन का I लिखते हैं। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या लिखते हैं? F लिखते हैं। लेकिन लोहा का क्या लिखते हैं? लोहा का F ही लिखते हैं। 2 अक्षर हो गया, इसमें 2 अक्षर हो गया, लोहा का हो गया। आगे चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण जो है तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो किस वैज्ञानिक ने दिया था मेरे दोस्तों? तो वैज्ञानिक का नाम था मेरे दोस्त बर्जीलियस। कौन? बर्जीलियस ने सुझाव दिया था मेरे दोस्त कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण जो है तत्वों के नाम के 1 अक्षर या फिर 2
दो अक्षर से किया जाना चाहिए। और एक और बात, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर होता है। आप याद रखिएगा, रासायनिक प्रतीक का, जैसे कार्बन लिखने के लिए कोई बोलेगा तो कार्बन आप छोटका सी नहीं लिख सकते हैं, बड़ा का सी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन लिखने के लिए आप ऐसे एच नहीं लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिखना है तो सबसे पहला अक्षर होता है, सबसे पहला अक्षर बड़ा वाला अक्षर होता है। आप लोग याद रखेंगे, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। और रासायनिक प्रतीक का निर्माण के लिए किसने सुझाव दिया था कि किसी भी तत्व का जो प्रतीक चिन्ह होगा एक अक्षर या फिर दो अक्षर से होगा, तो बर्जीलियस के द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो तत्व ए की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो तत्व ए की संयोजकता हो जाएगी मेरे दोस्तों 4 हो जाएगी। कितनी? 4। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो CO2 में CO2, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो इसकी संयोजकता भी हो जाती है कितनी? 4 हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कार्बन की संयोजकता हो जाती है 4। देखिए बोल रहा है कि प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? तो धनावेशी तत्वों की संयोजकता, धनावेशी तत्वों की संयोजकता मतलब क्या हो गया? धातु हो गया। क्या? धनावेशी तत्वों की संयोजकता मतलब धातु हो गया। और धातु के लास्ट में कितना बताए थे? 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 कौन ऑप्शन में है? तो डी वाला ऑप्शन में आपको राइट आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की संयोजक शक्ति यानी कि क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी भी तत्व की संयोजक शक्ति या फिर क्षमता क्या कहलाती है? तो उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाएगी? किसी तत्व की संयोजक शक्ति या फिर क्षमता संयोजकता कहलाती है। आप लोग याद रखेंगे। क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है? तो क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता होती है 1 होती है। कितनी? क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता 1 हो जाएगी। किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो किस तत्व में? तो एल्युमिनियम में देखिए 2, 8, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 13 नंबर आता है एल्युमिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्युमिनियम हो गया। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसको तोड़ते हैं हम लोग 2, 8, 2 में, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वो भी प्लस में हो जाएगी 2। कितनी? प्लस में 2 हो जाएगी। किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो एक अक्षर आप लोग देख लेंगे। तांबा, तांबा हम लोग कैसे लिखते हैं? तांबा तो CU से लिखते हैं। क्लोरीन कैसे लिखते हैं? Cl से लिखते हैं। देखिए तांबा C से, तांबा Cu से, क्लोरीन Cl से, कार्बन C से, कैल्शियम Ca से। तो केवल एक अक्षर किस में होता है? केवल एक अक्षर कार्बन में होता है। आप लोग याद रखेंगे। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? बताया था हमने, रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा अक्षर में लिखा जाएगा। कौन सा अक्षर में? तो बड़ा अक्षर में हम लोग लिखेंगे। SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? NH4 के होल 2 × SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 15 परमाणु होते हैं। कितना? तो 15 परमाणु हो जाएंगे। आप लोग याद रखेंगे। कितना? 15। आगे चलते हैं। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Al2O3। कितना? Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Al2O3। चलिए आगे चलते हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो अमोनिया में अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 4 हो जाएगी। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 4 हो जाएगी। तत्व X चतुसंयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, तो इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक कैसा होगा? तत्व X जो है चतुसंयोजक है और Y जो है द्विसंयोजक है, तो इन दोनों तत्वों के द्वारा बना यौगिक कैसा होगा? तो XY2 होगा। कैसा होगा? तो XY2 हो जाएगा। X और Y2। ठीक है, X यानी कि X जो चतुसंयोजक है, जो X रह जाएगा, और Y द्विसंयोजक है, इसको दुगुना करके भी ये भी बराबर में हो जाएगा XY2। ठीक है, गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान, तो हीलियम की संयोजकता कितनी होती है? तो हीलियम की संयोजकता मेरे दोस्तों 0 होती है। तो हीलियम की संयोजकता बिल्कुल 0 होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो बिल्कुल सही है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन आता 8 नंबर पर था, 2 और 6 में तोड़ते हैं इसको, तो इसकी संयोजकता 1 नहीं बल्कि 2 होती है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 1 नहीं बल्कि 2 होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया प्रतीक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो दिया गया प्रतीक जो है किसका तत्व का, कौन सा तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करेगा। कौन सा? ये जो प्रतीक दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और थोड़ा और क्वेश्चन रह गए 20-30 क्वेश्चन, और मैं आपको पूरी के पूरी बता कर ही छोड़ूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि आज का वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हुए मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। और आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा आप एक लाइक और एक शेयर कर सकते हैं जरूर यार, क्योंकि मेहनत आप लोग के लिए की जा रही है और आप लोग इस मेहनत को बिल्कुल कदर करिए। और ये वीडियो आप जब तक आप इस वीडियो को शेयर नहीं कर देते हैं, वीडियो आपके बिना अधूरा रह जाता है। तो आपको काम है बिल्कुल एक शेयर देना, और शेयर और लाइक जरूर कर दिए। ठीक है, बेंजीन में
बेंजीन में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई अबंध की संख्या होती है, सिग्मा होती है 12 और पाई अबंध की संख्या होती है 3। कितनी? सिग्मा होती है 12 और पाई अबंध की संख्या होती है 3 बेंजीन में। NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी मेरे दोस्तों 3। कितनी हो जाएगी? नाइट्रोजन की संयोजकता 3 हो जाएगी। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयोजित इलेक्ट्रॉन, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका उदाहरण कौन सा है? तो ये उदाहरण मैं कितनी बार देता हूँ मेरे दोस्त? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है, जो कि 2, 8, 3 में हम तोड़ते हैं, उसमें 3 संयोजन इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण और इसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डॉट डॉट कौन सा गुण को दर्शाता है? तो कार्बन जो है श्रृंखला बंधन को दर्शाता है। कौन सा? कार्बन जो है श्रृंखला बंधन को दर्शाता है, क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण उसके सहसंयोजक बंधन भी बनाने के कारण कार्बन एक श्रृंखला बंधन को दर्शाता है। ठीक है, कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? कौन सा ऑप्शन जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक जो है सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है। और इसका है कौन कौन? तो कम गलनांक और क्वथनांक चलेगा, ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक चलेगा, जल में विलेय और कार्बनिक विलायकों में विलय बिल्कुल चलेगा, लेकिन उच्च गलनांक और क्वथनांक कभी नहीं होना चाहिए सहसंयोजक यौगिक का गुण। ठीक है, आगे चलते हैं। सहसंयोजक बंध जो 2 परमाणुओं के बीच किसके द्वारा बनते हैं? तो सहसंयोजक बंध जो है 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनते हैं सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा। सहसंयोजन यौगिक जो है सहसंयोजक यौगिक जो क्या है? तो जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं। तो बिल्कुल यही बताया था मैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, तो बिल्कुल विद्युत के कुचालक भी होते हैं, और इसका गलनांक और क्वथनांक कम भी होता है, तो बिल्कुल सही है। तो सहसंयोजक यौगिक के बारे में इनमें से कथन जो है सो सभी का सभी है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? बोरोन है कि फिर इंडियम है, तो एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम तो मैं बताया कि त्रिसंयोजक तत्व है ही। और बोरोन, तो बोरोन की परमाणु संख्या कितनी होती है मेरे दोस्त? तो आप लोग याद रखें, बोरोन की परमाणु संख्या होती है कितना? तो 5 हो जाती है, 5। तो ये भी त्रिसंयोजक यौगिक हो गया और इंडियम भी हो गया। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉग, यानी कि इनमें से सभी। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तब फास्फोरस देखिए दोस्त, संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है इसकी एक दिन में छोटी सी वीडियो लाऊंगा और बहुत ही मस्त वीडियो लेकर आऊंगा, और आप उस वीडियो को देखिएगा। आपको छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी संयोजक और संयोजकता इलेक्ट्रॉन समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आप ये टेंशन ना लें कि आप संयोजक इलेक्ट्रॉन के बारे में क्यों ना बता रहे हैं। बिल्कुल आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका आंसर बता के चलते जा रहे हैं, तो उसकी छोटी वीडियो मैं लेकर आऊंगा और आपको बिल्कुल समझाऊंगा बारीकी तरह से। ठीक है, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 5 होते हैं। कितने? 5। आगे चलते हैं। सहसंयोजी अबंध के 2 परमाणुओं के बीच अबंधों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो सहसंयोजी अबंध के 2 परमाणुओं के बीच अबंधों की अधिकतम संख्या होती है 3 होती है। कितनी? तो सहसंयोजी अबंध में 2 परमाणुओं के बीच अबंधों की अधिकतम संख्या 3 होती है, 3। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अबंध बनाने के लिए भाग लेते हैं कितना? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में अबंध बनाने में भाग लेते हैं 6। N2 में अबंध बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या भागीदारी करेंगे? तो 6 भागीदारी करेंगे। परिवर्तनीय संयोजकता क्या दर्शाते हैं? तो परिवर्तनीय संयोजकता जो दर्शाते हैं संक्रमण तत्वों को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? तो संक्रमण तत्वों को दर्शाते हैं। परिवर्तनीय संयोजकता किसको दर्शाते हैं? तो संक्रमण तत्वों को दर्शाते हैं। क्या? संक्रमण तत्व। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या हो जाएगा? तो लिथियम नाइट्राइड का सूत्र हो जाएगा मेरे दोस्तों Li3n। क्या हो जाएगा? Li3n जो है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र हो जाएगा। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? Li3n। ठीक है, आगे चलते हैं। सहसंयोजक बॉन्डेड अणुओं के निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सहसंयोजक यौगिक जो ब्रांडेड अणु हैं उनके कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। क्यों होते हैं कम गलनांक और क्वथनांक? तो क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं। उसके कम गलनांक और क्वथनांक क्यों होते हैं? क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल जो है उनमें कमजोर होता है। किसमें? सहसंयोजक बॉन्डेड अणु में इंटरमोलिकुलर बल कमजोर होते हैं, याद रखेंगे। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध
क्या होते हैं, तो बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। जितना बड़ा परमाणु वाला बना तत्वों से बना बंध होगा वो बहुत ही कमज़ोर होता जाएगा। एक क्वेश्चन मैं इसी पर उदाहरण दिया हूँ पीछे वीडियो में, इसी वीडियो में मैं समझाया हूँ, आप पीछे देखिएगा। बड़े परमाणुओं वाले बने तत्वों से बंध बहुत ही कमज़ोर होते हैं। आगे चलते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत कौन सा बल के द्वारा जुड़े होते हैं, तो विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा। कौन सा बलों के द्वारा, तो विद्युत स्थैतिक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। और आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी है, तो ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता होती है मेरे दोस्तों 7 होती है। कितनी, तो 7 होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है, आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग लेकर के 1 से लेकर के 4 टॉपिक तक जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, मैं सारों ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग के सामने पेश किया हूँ और कोशिश किया हूँ कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैं समझाने और पढ़ाने में सफल हुआ हूँ। तो चलिए, आज का एक लास्ट का मोटिवेशनल कोट है मेरे दोस्तों, सरकारी नौकरी से बढ़िया ना तो कोई फेयरनेस क्रीम है और ना ही GYM है। ठीक है, अगर तुम बैगन भी हो ना मेरे दोस्त, तो शाही पनीर भी तुम्हारी होगी। क्या होगी, सरकारी नौकरी से बढ़िया ना तो कोई फेयरनेस क्रीम है और ना ही GYM है। अगर तुम बैगन भी हो तो शाही पनीर भी तुम्हारी होगी। जैसे कि आप चेहरा में देख सकते हैं मेरे दोस्त, देखिए ये बेचारे भाई बैगन है लेकिन शाही पनीर इसकी है। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से ये पीले राइटिंग वाली जो सरकारी नौकरी है ना मेरे दोस्त, इसे सब जो है इसी के लिए बेचारा इतना मेहनत किया और बेचारा ये बैगन होकर भी शाही पनीर इसकी हो गई है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगले दिन मैं आपके लिए और थोड़ा सा ऊर्जा के तरीके से और ऊर्जा लेकर आपको सामने अच्छे प्रश्न लेकर आऊँ और अच्छे तरीक़े से समझाने में सफल हुआ हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप बिल्कुल एक शेयर और लाइक जरूर करिए, और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर कर दिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, बाय बाय, थैंक यू, लव यू। और आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से लव यू। ठीक है, ओके बाय।